बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल स्कॉटिश में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है वहशत इश्क और इसकी राइटर है मरियम दस्तगीर। नावल शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। हुमी यार उठ जा, हीर गुस्से से बोली। यार हीर सोने देना प्लीज़। हुमी तेरा पेपर है सुबह, तुझे कोई फिक्र है कि नहीं? क्या पेपर? मेरा पेपर? ओ माई गॉड, मुझे तो याद ही नहीं था। हुमा जल्दी से उठकर बैठते हुए बोली। पर हीर यार पेपर तो तेरा भी है ना, हुमा जुमाई रोकते हुए बोली थी। मेरा पेपर है तो मैं तेरी तरह सो तो नहीं रही। अच्छा कोई बात नहीं, ये पेपर तो हर 2 माह बाद होते हैं। अब इन 2 टके के पेपर्स के लिए मैं अपनी नींद बर्बाद नहीं कर सकती, हुमा दोबारा से लेटते हुए बोली थी। व्हाट, तू पागल है क्या? हीर चीख कर बोली। नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग ख़राब है, हुमा आंखें पटपटाते हुए बोली। तेरा कुछ नहीं हो सकता हीर, अफसोस से सर हिलाते हुए चली गई, जबकि दूसरी तरफ हुमा एक बार फिर से बिस्तर ओढ़ चुकी थी। हीर और हुमा दोनों बीबीए 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट्स थी। हीर खामोश तबा लड़की थी, जबकि दूसरी तरफ हुमा इंतहा की सरपरी थी, हर काम और लड़ाई में पेश पेश। मलिक हाउस में 2 फैमिलियाँ आबाद थी। मलिक साहब के 2 बेटे अहमद मलिक और उमर मलिक और एक बेटी वजीहा मलिक थी। अहमद मलिक का एक बेटा वजाहत, उमर मलिक का एक बेटा नुमान और बेटी नुमाना मलिक थे, जबकि वजीहा मलिक की एक बेटी हीर थी। हीर 7 साल की थी जब वजीहा और उनके शोहर एक हादसे में चल बसे, लेकिन जाते जाते हीर मलिक को वजाहत मलिक का साथ थमा गई। हीर, हुमा ने आवाज़ दी। हूँ यार, तू अपने घर क्यों नहीं जाती? तू कभी किसी वीकेंड पर अपने घर नहीं गई? जबकि हुमा की बात पर हीर के चेहरे पर साया लहराया। मेरा ख्याल है तू मेरी बजाय पेपर्स पर ध्यान दे, तेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, हीर खुद को संभालते हुए बोली थी। यार अफसोस होता है मुझे अपनी चॉइस पर, मैंने तुझे अपनी दोस्त बनाया, मुझे नहीं पता था कि मेरी चॉइस इतनी ख़राब भी हो सकती है, हुमा मुंह बनाकर बोली, जबकि हीर कान लपेटे अपनी किताबों में मसरूफ़ हो चुकी थी। तो मजबूरन हुमा को मरते क्या ना करते कि मुस्ताक पढ़ना ही पड़ा। पेपर बखैरत आफियत अंजाम पा चुके थे। नए सेमेस्टर्स का आगाज़ था, हर बच्चा नए सेमेस्टर के लिए पुरजोश था, जिसमें हुमा का जोश तो दीदनी था, जबकि हीर के लिए तो कोई चीज़ मायने नहीं रखती, क्या हो रहा है क्या नहीं, बस जो हो रहा है होने दो। हीर, हुमा ने आवाज़ दी। हाँ, हीर अपना स्कार्फ सेट करते हुए बोली। आज इस सेमेस्टर का फर्स्ट डे है तो कुछ नया होना चाहिए। जैसे कि? हीर अब मुकम्मल हुमा की तरफ घूम कर बोली। जैसे कि नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं। देख हुमा, मैं तुझे बता रही हूँ, मैं किसी काम में तेरा साथ नहीं दे रही, हीर हुमा को वार्निंग करते हुए बोली। यार तू इतनी डरपोक क्यों है? तू जो मर्जी बोल, आज मैं तेरी बातों में आने वाली नहीं, हीर ने साफ जवाब दिया। हीर और हुमायूनी दाखिल हुए। हर बच्चा पुरजोश नजर आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बच्चे डरे डरे भी नजर आ रहे थे। एक्सक्यूज़ मी मैम, एक लड़का हीर से मुखातिब हुआ। यस, हीर पीछे को मुड़कर बोली। क्या आप मुझे एडमिन का ऑफिस बता सकती हैं? जी जी, क्यों नहीं, हीर के बोलने से पहले हुमा ने जवाब दिया, और फिर हुमा ने उस अजनबी को एडमिन के ऑफिस का रास्ता समझाया। यार तूने गलत रास्ता क्यों बताया? तो क्या सही बता देती? बकरा खुद चल के आया था, ऐसे तो मैं जाने नहीं दे सकती थी। वजाहत सारा घूम के फिर उसी जगह मौजूद था जहाँ से उस लड़की ने उसे एड्रेस समझाया था। अरे क्या हुआ, ऑफिस नहीं मिला आपको? हुमा पास आकर बोली। नहीं सॉरी, एक्चुअली मैंने लेफ़्ट साइड बोल दिया था, लेकिन जाना राइट साइड पर था। थैंक्स, जा मेरा बच्चा जा, हुमा हंसते हुए बोली थी, क्योंकि वो एक बार फिर से उसी शख्स को बेवकूफ़ बना चुकी थी। हुमा तू अच्छा नहीं कर रही, वट एवर, और वह हीर को खींचती हुई क्लास की जानिब चल गई। सुना है फाइनेंस के कोई नई सर आए हैं, हुमा हीर के कान में घुसते हुए बोली। तूने सुना है तो सही ही सुना होगा, मेरी बीबीसी न्यूज़, हीर मुस्कुराकर बोली थी। हीर की बात पर हुमा शर्मिंदा होने की बजाय एक अदा से मुस्कुराई, और उसी वक्त से क्लास में सर दाखिल हुए, जबकि न्यू सर को देखकर हुमा और हीर दोनों को चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। ओके गाइज, एज यू नो आई एम योर न्यू फाइनेंस टीचर, माई नेम इज़ वजाहत मलिक, एंड नाउ इट्स योर टर्न। तो मिस आपसे स्टार्ट करते हैं, वजाहत हुमा की तरफ इशारा करते हुए बोला। हुमा जो बुत बने सर को देख रही थी जल्दी से खड़ी हो गई। हुमा बड़ी बुरी फंसी तू, सर से पंगा ले लिया, हुमा ने दिल में सोचा, और इंटरव्यू करवाने लगी। हुमा के बाद हीर ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। हीर के नाम पर वजाहत ठटका, लेकिन फिर सोचा हीर किसी और का नाम भी तो हो सकता है, और फिर बारी बारी सब ने अपना तारुफ करवाया। ओके क्लास, हम कल से अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। अच्छा हुआ, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, हीर बोली। बस कर दे, तेरे जैसी दोस्त के होते हुए मुझे दुश्मन की क्या ज़रूरत है, 10 बार यही बात बोल चुकी है, हुमा तब कर बोली। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि सर ने कुछ कहा क्यों नहीं, लगता है मेरी खूबसूरती के कायल हो गए हैं, हुमा एक अदा से बालों को पीछे करते हुए बोली। हूँ ये मुँह और मसूर की दाल, हीर ने चिढ़कर कहा। तुम तो जलती रहना मेरी ब्यूटी से,
हुमा चटक कर बोली, हाँ हुसन गिर रहा है, वो देख नीचे पड़ा हुआ है। हीर ने तब कर जवाब दिया, जबकि हुमा के तो मानो सर पर लगी और तलवों पर बुझी। वो पैर पटकती हुई वहाँ से उठकर चली गई। नुमाना सोफे पर बैठी टीवी देखने में मसरूफ थी कि उसकी नज़र अंदर आते वजाहत पर पड़ी। हाय वजाहत, नुमाना वजाहत को देखकर बोली। अस्सलामुअलैकुम। वजाहत ने नुमाना को शर्मिंदा करना चाहा, लेकिन नुमाना ने शर्मिंदा होना कहाँ सीखा था। कैसे हो? नुमाना मुस्कुरा कर बोली। नुमाना, वैसे तुम्हारा नहीं ख्याल कि मैं तुमसे 3 साल बड़ा हूँ, तो तुम्हें मुझे भाई बोलना चाहिए। वजाहत ने मुस्कुराकर चोट की, पर मुकाबिल भी नुमाना थी। नहीं, ऐसे ख्याल मैं लाती ही नहीं, और वैसे भी खूबसूरत लड़कियों को मैं भाई नहीं बनाती। तुम भी किसी खूबसूरत लड़की को मेरा ख्याल है बहन नहीं बनाना चाहोगे? नुमाना एक अदा से बोली। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। कोई बेवकूफ़ी है जो किसी खूबसूरत लड़की को बहन बनाएगा, पर शर्त यह है कि कोई खूबसूरत लड़की नज़र तो आए। वजाहत ने मुस्कुराते हुए एक और चोट की। नुमाना वजाहत की बात पर तिल मिलाकर रह गई। हीर, यार वार्डन बता रही थी कि अब हमारे रूम में एक और लड़की रहेगी। हुमा मुंह बनाकर बोली। हाँ, तो हर रूम में 3 लड़कियां रहती हैं, और कोई लड़की नहीं थी, इसलिए हम दोनों रह रही थी। अब अगर कोई आएगी तो वो यकीनन हमारे साथ ही रहेगी। हीर मुस्कुराकर बोली। तुझे तो कुछ बताना ही फजूल है। हुमा ने मुंह बनाया। देखा, उस लड़की का मैं ऐसा जीना हराम करूंगी कि खुद ही भाग जाएगी। देखना कोई टक्कर की ना मिल जाए और वो तुझे ही भागने पर मजबूर कर दे। हीर मुस्कुराकर बोली। नहीं, तू आज मुझे बता ही दे, तू मेरी दुश्मन है या दोस्त? हुमा ने तिल मिलाकर पूछा था। हक, हाँ, तुझे बेहतर लगे जो वही समझ ले। हीर कंधे उचकाकर बोली। ये कौन है? हुमा टावल से बाल सुखाते हुए बोली थी। हमारी न्यू रूममेट अरूज फातिमा। हीर मुस्कुराई। और अरूज, ये मेरी फ्रेंड हुमा अकबर। दिखने में अरूज कम जवाल ज़्यादा है। हुमा ने पहला वार किया। देखना कहीं आप पर ही ना आ जाए। मुकाबिल ने भी वार किया, जबकि हुमा के हाथ से टावल गिरता गिरता बचा और हीर को खांसी का दौरा पड़ा। लगता है मेरी दुआ कबूल हो गई और हुमा की टक्कर का भी कोई आ गया। हीर के खांसने पर हुमा ने हीर को घूरा। ये तुम्हारा बेड, और कोशिश करना हमसे दूर रहना। हुमा चटक को बोली। हाँ, कोशिश करूँगी। मुझे वैसे भी आप कोरोना की मरीज़ लग रही हैं। अरूज ने मुस्कुराते हुए एक और वार किया। अरूज की बात सुनकर तो मानो हुमा को आग ही लग गई। मैं तो सिर्फ मरीज़ लग रही हूँ, मुझे तो तुम ही कोरोना वायरस लग रही हो। हुमा ने भी मुस्कुराते हुए अगला वार किया, जबकि हीर कान लपेटकर अपने बिस्तर में घुस चुकी थी। हीर, हुमा और अरूज क्लास में इकट्ठी बैठी। हीर की अरूज से भी दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए आज वो भी साथ साथ थी, और ये बात हुमा को गुस्सा दिलाने को काफ़ी थी। कुछ ही देर में वजाहत क्लास में दाखिल हुआ तो सब सीधे होकर बैठ गए। ओके क्लास, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक एक्टिविटी हो जाए। यस सर, सारी क्लास बोली। ओके, तो सब 1 बाय 1 अपनी एक एक स्ट्रेंथ बताएं। मिस हीर, आपसे स्टार्ट करते हैं। तो मिस हीर, आपको अपनी एक खूबी बतानी होगी। आई एम अ गुड प्रिटेंडर। हीर मुस्कुराकर बोली। हीर की बात पर वजाहत ने आईब्रू उचकाए। चले देखेंगे। मिस डोंट माइंड, बट आपका नाम कुछ अजीब नहीं? ओल्ड फैशन। क्योंकि सर, हीर के घर वाले ओल्ड फैशन हैं, और नाम भी उन्होंने रखा। उस वक्त हीर छोटी थी, वरना अपना नाम खुद रख लेती। हीर की बजाय अरूज ने जवाब दिया। अरूज की बात पर सारी क्लास के कहकहे गूंजने लगे। ओके नेक्स्ट मिस आप। वजाहत अरूज की तरफ इशारा करते हुए बोला। सर, मैं अरूज। अरूज खड़े होते बोली। जी मिस आप। मिस, मैंने आपको स्माइल करने को नहीं बोला। कुछ देर बाद वजाहत बोला। मिस आप बताएं। वजाहत हुमा की तरफ इशारा करते हुए बोला। वैसे आप तो लोगों को बेवकूफ़ी बनाती होंगी। वजाहत सर ने हुमा पर चोट की। वजाहत की बात पर हुमा ने शर्मिंदा होने की बजाय अपने दांतों की नुमाइश की। मिस, आप कोई खूबी बताएं। सर, अब मैं क्या अपनी तारीफ़ करूं? ये तो अपने मुंह में या मुट्ठी बनने वाली बात है। वैसे हैं तो मुझ में खूबियाँ ही खूबियाँ। वक्त के साथ साथ आप भी कायल हो जाएंगे। देखना कहीं कायल के साथ साथ घायल भी ना हो जाएं। अरूज की ज़ुबान पर एक बार फिर से खुजली हुई। एक बार फिर से सारी क्लास में दबी दबी हंसी गूंजी। एक्सक्यूज़ मी मिस, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? अहमद और शहरियार ही लोगों के पास बैठते हुए बोले। पर आप लोग तो बैठ चुके हैं। हुमा तरह कर बोली। मिस, क्या आप सुबह करेलों का जूस पी के आती हैं? शहरी शर्मिंदा होते हुए बोला। नहीं, खून। हुमा एक बार फिर से तरह कर बोली। मिस, आपकी सहेली तो बहुत बतूनी है, पर आपको कभी बोलते नहीं देखा। शहरी हीर से मुखातिब होते हुए बोला। जी, मेरी बस बारी ही नहीं आती। हीर की बात पर जहाँ शहरी और अहमद का कहकहा गूंजा, वहीं हुमा और अरूज ने हीर को घूरी से नवाजा। आज जुमा था तो सब अपने अपने घर जा रहे थे। हीर को भी चारों नाचार घर जाना पड़ा। पिछले 1 माह से वो घर नहीं गई थी। जहाँ बाकी सबकी याद आती थी, वहीं समरा मामी और नुमाना का रवैया उसको घर जाने से रोकता था। हमेशा वो हीर की इंसल्ट करती आई थी। हीर, तुझे कौन लेने आ रहा है? हुमा तैयार होते हुए बोली। पता नहीं, ड्राइवर ही लेने आएगा शायद। सही। कुछ देर में हीर का बुलावा आ गया और हीर हुमा और अरूज से मिलकर चल दी।
हीर मलिक साहब और बी जान से मिलकर अपने कमरे में चली आई। हीर, सुमेरा बीबी वजाहत की माँ हीर के कमरे में आई। जी मामी, मेरी बच्ची आ गई और मुझसे मिले बिना ही कमरे में चली आई। मामी, आप नज़र नहीं आई और मुझे यकीन था आप खुद ही चली आएंगी। हीर अपनी मामी के गले लगते हुए बोली, चलो फ्रेश होके नीचे आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। जी मामी। हीर चेंज करने नीचे आई। सब लाउंज में बैठे थे। हीर भी सलाम लेकर बैठ गई। कुछ देर में वजाहत भी लाउंज में दाखिल हुआ और नए चेहरे को देखकर ठटका। हीर मलिक। अब इस नाम पर वजाहत को अपना ठटकना याद आया, जबकि हीर बुत बनी बैठी थी। हाय वजाहत, इधर आ जाओ। वजाहत को देखकर नुमाना बोली, शुक्रिया। वजाहत बीजान के साथ बैठ गया। वजाहत के यूँ इग्नोर करने पर नुमाना तिलमिलाकर रह गई, जबकि बीजान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हीर, बच्चे। जी मामी, ये लो चाय। पर मामी, मैं तो चाय नहीं पीती। हीर मुंह बसूर कर बोली, तो आपको किसने कहा है कि ये आपके लिए है चाय? फिर हीर चाय का कप पकड़ते हुए बोली, फिर ये कि वजाहत को दे के आओ। मैं? नो मामी, कभी नहीं। क्यों नहीं जाओगी? सुमेरा बेगम हीर की तरफ मुड़ते हुए बोली, वो क्या? कुछ नहीं, लाए मैं चाय दे आती हूँ। हीर चाय पकड़ते हुए बोली, शाबाश, ले जाओ। ओके मामी। अल्लाह जी, आज बचा लो इस ड्रैकोला से। अगर भी कुछ गलत हो गया तो क्लास में बदला लेंगे। हीर चाय पकड़कर सोचते हुए बोली, क्या हुआ हीर, इधर क्यों खड़ी हो? नुमाना हीर को देखकर बोली थी, आप ही, ये मामी ने वजाहत के लिए चाय दी है। लाओ, मैं दे आऊँ। नुमाना बोली, ये ले आपी, थैंक यू सो मच। हीर नुमाना को चाय पकड़ाते हुए बोली, शुक्र है बच गई, वरना बुरा फंसना था तूने। हीर अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोली, शुक्र है तू आई, तुम्हारा वेट कर करके मैं बूढ़ी हो गई हूँ। हुमा हीर के गले लगते हुए बोली। हुमा के बाद अरूज भी से मिली। कैसी हो अरूज? हीर अरूज से मुखातिब हुई, बहुत प्यारी। अरूज इतराकर बोली, खुशफहमी अच्छी चीज़ है पर इतनी भी नहीं। हुमा ने तरह कर जवाब दिया, तुम मेरी ब्यूटी से जेलस हो रही हो। अरूज अपने कंधे तक आते बालों को झटकते हुए बोली, हूँ जेलस भी, अब तुमसे होना, बाकी दुनिया तो ख़त्म हो गई है। प्लीज़ अब ये तुम लोग लड़ना बंद करो। अरूज के बोलने से पहले हीर की बात सुनकर दोनों खामोश हो गई। फर्स्ट क्लास ई कॉमर्स की थी, तीनों क्लास में मौजूद थी। यार, मेरा आज क्लास लेने को दिल नहीं चाह रहा। हुमा बोली, तेरा कभी चाहा भी है? हीर ने जवाब दिया, चुप करके क्लास में बैठो, मैं कहीं नहीं जा रही। हीर ने हरी झंडी दिखाई। हुमा ने मदद तलब नज़रों से अरूज की तरफ देखा। चल, तेरे लिए एक क्लास कुर्बान की, और जब हम नहीं क्लास लेंगे तो हीर भी नहीं लेगी। अरूज बैग उठाते हुए बोली, नहीं, मुझे तो तुम लोग माफ़ रखो, चुप करके चलो, इससे पहले कि सारा आ जाए। अरूज हीर को बाजू से पकड़ते हुए बोली, अब तीनों यूनियन के लॉन में मौजूद थी। यार, तुम दोनों ने क्लास नहीं लेनी थी तो इतनी सुबह सुबह यूनी आने की क्या ज़रूरत थी? हेलो गर्ल्स। अहमर और शहरी तीनों को देखकर उनकी तरफ आते हुए बोले, फर्स्ट क्लास थी तो तुम लोग इधर क्या कर रही हो? शहरी ने पूछा, कैंचे खेल रहे हैं, खेलोगे? आपके साथ कैंचे तो क्या, हम कुछ भी खेलने को तैयार हैं। अहमर एक जज़ब से बोला। ये कौन है? हुमा इनके साथ खड़े एक लड़के को देखकर बोली, ये हमारा दोस्त बासत, और बासत ये हमारी फ्रेंड्स मिस हीर, और ये हुमा एंड मिस अरूज फातिमा, जो कहीं ना कहीं किसी का जवाल है। शहरी अहमद की तरफ देखकर आंख दबाकर बोला, ये किसी और डिपार्टमेंट से हैं। हुमा ने एक और सवाल किया, इसकी जासूसी फितरत जो जाग उठी थी। हैरत है तुझे नहीं पता इनका, जिसको सारी यूनी का पता होता है। हीर ने हुमा पर चोट की। मेरी छोड़, आजकल तो तुझे भी पढ़ लग गए हैं। हुमा ने तिल मिलाकर जवाब दिया, है छोड़ो यार, अगर क्लास मिस की है तो चलो कुछ खा पी आएँ। अरूज की बात पर सब इत्तफाक करते हुए उठ के, यार तुम लोग चलो, मुझे एक किताब उशी करवानी है, मैं वो करवा के आती हूँ। हीर रुकते हुए बोली, ओके, जल्दी आ जाना, मैं अभी आपके साथ आऊँ। शहरी हीर से मुखातिब हुआ, एक किताब उठानी है वो हीर खुद उठा लेगी। हीर की बजाय अरूज ने जवाब दिया। अरूज की बात पर शहरी शर्मिंदा हो गया। हीर किताब लेकर निकल रही थी कि अपने नाम की पुकार सुनकर रुक गई। तुम इधर क्या कर रही हो? वजाहत हीर के सामने आकर बोला, वो मैं बुक लेने आई थी लाइब्रेरी से। तुम्हारी तो क्लास है ना? वजाहत ने एक और सवाल किया। वजाहत के सब कुछ सवाल पर हीर गड़बड़ा गई। वो क्या? वो मेरी फ्रेंड्स क्लास नहीं ले रही तो उन्होंने मुझे भी जाने नहीं दिया। वाह, वंडरफुल, क्या बहाना है मिस हीर, आप यहाँ पढ़ने आती हैं ना कि अपनी सहेलियों को खुश करने। मैं आपकी पाबंद नहीं हूँ, आप मेरे लेक्चरर हैं, मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ, पर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मैं आपने हर फेल की आपके सामने जवाबदेही हूँ। ये कहकर जाने लगी कि वजाहत हीर की कलाई पकड़ते हुए हीर के सामने आया। मिसेस वजाहत मलिक, शायद आप भूल रही हैं कि आप अपने हर फेल पर मेरे सामने जवाबदेह हैं। माय नेम इज़ मिस हीर मलिक, डोंट कॉल मी मिसेस वजाहत। हीर तनफ्फुर से बोली और वजाहत का हाथ झटकते हुए वहाँ से चल दी। हीर बिस्तर पर लेटी वजाहत की बातें याद कर रही थी। समझता क्या है खुद को, कभी अपना लिया कभी छोड़ दिया, खिलौना समझ रखा है क्या?
تو مسٹر وجاہت ملک، یہ آپ کی بھول ہے کہ اس بار آپ ہیر ملک سے کھیل جائیں گے۔ ہیر کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ تھی۔ کیا بات ہے ہیر، آج بہت خاموش ہو؟ ہما ہیر کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ پہلے کب زیادہ بولتی ہے، وہ تو بس تمہاری ہی زبان ہر وقت اپنے جوہر دکھاتی ہے۔ عروج بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تم سے کس نے بات کی؟ ہما ترخ کر بولی۔ بات تو میں نے بھی تم سے نہیں کی، پر تمہیں میری بات پر مرچیں کیوں لگ رہی ہیں؟ لگتا ہے تمہیں فیل ہوئی ہے۔ کیا کھایا تم نے ابھی؟ ہما نے پوچھا۔ ابھی تو کچھ نہیں کھایا، عروج سوچتے ہوئے بولی۔ کھانا بھی بات نہ کھا کے یہ حال ہے، کھا لو گی تو دنیا ہلا دو گی۔ ہما کی بات پر عروج پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چل دی۔ ہما، ہاں؟ ہما عروج کی طرف مڑتے ہوئے بولی۔ یار ہمارے نئے دوست بنے ہیں، ان کو کچھ خراش دینا تو بنتا ہے۔ عروج اپنی آنکھوں میں شیطانی چمک لے کر بولی۔ عروج کی بات پر ہما کے ہونٹوں پر الوہی سی مسکراہٹ تھی۔ عروج تمہارا نہیں خیال ہمیں دوستی کر لینی چاہیے؟ ہماری سوچ کافی ملتی ہے ایک دوسرے سے۔ اوکے فرینڈز۔ عروج نے ہاتھ آگے کیا اور ہما عروج سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولی۔ فرینڈز؟ لو ہو گیا بیڑا غرق، ہیر بڑبڑائی۔ کس کا؟ دونوں ہیر کی طرف مڑتے ہوئے بولی۔ یونی کا، تم دونوں کے ہاتھوں۔ ہیر کی بات پر دونوں کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہائے فرینڈز، ہما احمر لوگوں کو دیکھ کر بولی۔ ہائے ہماری خوش نصیبی کہ آپ ہم سے مخاطب ہیں، شیری ہما کو دیکھ کر بولا۔ تم لوگ ہمارے دوست بنے ہو تو اس خوشی میں ہم نے سیلیبریشن رکھی ہے۔ واؤ! کدھر؟ شیری چہک کر بولا، جبکہ باسط اور احمر خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ میں ایڈریس اور ٹائم ٹیکسٹ کر دیتی ہوں، ہما معصومیت سے بولی۔ اوکے ڈن، ہما عروج کی طرف دیکھ کر بولی اور دونوں کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھری۔ آئے برے ہمارے دوست بننے والے، عروج اور ہما کھلکھلا کر ہنسی۔ یار نہیں کرو ایسا، دیکھو بہت پچھتاؤ گی، ہیر دونوں کو وارن کرتے ہوئے بولی تھی۔ کوئی نہیں چلے گا، ہما اور عروج یک زباں ہوئی۔ تم دونوں پاگل ہو گئی ہو؟ اور ہیر تب کر بولی۔ نہیں، ہم پاگل نہیں ہیں، ہمارا دماغ خراب ہے۔ ہما اور عروج ایک بار پھر سے یک زبان ہوئی۔ دماغ خراب ہونے کے لیے دماغ کا پاس ہونا بھی ضروری ہے، جبکہ تم دونوں کا تو دماغ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ ہیر کی بات دونوں نے کندھے اچکائے جیسے کہہ رہی ہو لگی رہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گائز 5 بجے ہوٹل میں ہماری فرینڈشپ پارٹی ہے، شیری نے سب کو انفارم کیا۔ گائز وہ ہمیں پارٹی دے رہی ہیں تو ہمیں ان کے لیے گفٹ لے کے بھی جانا چاہیے، باسط نے کہا۔ بالکل لے کے جانے چاہیے، شیری نے جواب دیا۔ چلو پھر گفٹ لینے چلے۔ میں تو لے آیا، تم لوگ بھی لے آؤ، باسط نے کہا۔ واٹ، تو بڑا گناہ بھی اسلا نکلا، احمر اور شیری باسط کو گھور کر بولے تھے۔ سب ہوٹل میں موجود تھے اور ادھر ادھر کی ہانک رہے تھے۔ کچھ دیر میں کھانا آ گیا، سب کھانے کے ساتھ ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ باسط کے فون کی بیپ بجی۔ ویٹ گائز، کوئی فون یوز نہیں کرے گا، نکالے سب اپنا اپنا فون اور والٹ ادھر رکھے، ہما جلدی سے بولی۔ جیسے اس فون کی بیپ ناگوار گزری ہو، سب نے اپنے والٹس اور فون نکال کر ٹیبل پر رکھ دیے۔ ہم لوگ ہاتھ دھو کر آئے، ہما کھانا کھا کر بولی، اور تینوں لڑکیاں ہاتھ دھونے چل دیں۔ کافی وقت گزر چکا تھا لیکن ابھی تک وہ واپس نہیں آئی تھی۔ میں دیکھ کے آتا ہوں، باسط بولا۔ جاؤ۔ اب جا نہیں رہے، شیری نے کہا۔ میرے پاؤں؟ کیا تمہارے پاؤں؟ میرے پاؤں زمین سے چپک گئے ہیں، ہل نہیں رہے، باسط گھبرا کر بولا۔ واٹ؟ کیا کہہ رہا ہے؟ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، شیری اور احمر ایک ساتھ بولے تھے۔ یار میں سچ کہہ رہا ہوں، باسط کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میرے پاؤں بھی نہیں ہل رہے، اب کی بار احمر بولا، اور دونوں نے شیری کی طرف دیکھا۔ شیری نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا۔ نو پلیز، شیری گھبرا کر بولا۔ لیکن اگر اس کے 2 دوست بے وقوف بنے تھے تو وہ کیسے بچ سکتا تھا؟ انہوں نے اپنے فون لینے چاہے، پر یہ کیا، فون اور والٹس بھی غائب تھے۔ اب تو وہ تینوں باقاعدہ رونے والے ہو گئے، آج کا کھانا یادگار کھانا بننے والا تھا۔ ہما عروج اپنے بیڈ پر بیٹھی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اف یار، بہت بری ہوئی بیچاروں کے ساتھ، آج کے بعد کسی لڑکی کے ساتھ کھانا کھانے نہیں جائیں گے۔ عروج بولی۔ ہاں اگر گئے بھی تو جانے سے پہلے 10 بار سوچیں گے۔ ہما پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ یار میرا تو ہنس ہنس کر پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ویسے باسط کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تو معصوم ہے، ہما افسوس کر رہی تھی۔ اچھا چھوڑو، جو انہوں نے ہمیں گفٹ دیے ہیں وہ کدھر ہیں، لاؤ وہ دیکھیں، عروج گفٹس کا یاد آنے پر بولی۔ پہلے انہوں نے احمر اور شیری کا گفٹ کھولا، اس میں ڈھیر ساری ڈفرینٹ فلیورز کی چاکلیٹس تھیں۔ واؤ، ہما اور عروج کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ انہوں نے تم لوگوں کو چاکلیٹس دیں اور تم لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہیر نے دونوں کو شرمندہ کرنا چاہا۔ تو چپ کر ہما، باسط والا گفٹ کھول، عروج چہک کر بولی۔ لیکن باسط کا گفٹ کھولتے ہی دونوں کی کمروں میں چیخیں گونجنے لگی، جبکہ ہیر سہمی ہوئی نظروں سے کبھی گفٹ کو دیکھتی اور کبھی چیخیں مارتی عروج اور ہما کو، لیکن سمجھ جاتے ہی کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ہیر کو ہنستے ہوئے دیکھ ہما اور عروج بھی خاموش ہو گئی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ باسط تو معصوم ہے، عروج ہما کو گھورتی ہوئی بولی، جبکہ ہما ابھی بھی گفٹ کو گھور رہی تھی کیونکہ باسط کے گفٹ میں ڈھیروں مرے ہوئے کاکروچ پڑے تھے۔
चलो जल्दी सर, वजाहत की क्लास है। हुमा तेज़ तेज़ चलते हुए कह रही थी। यार मुझे तो क्लास से ज़्यादा जल्दी अपने दोस्तों से मिलने की है। अरूज अपनी हंसी जब्त करते हुए बोली। वो जैसे ही क्लास में दाखिल हुई, क्लास स्टार्ट हो गई। यार कब क्लास ख़त्म होगी, अब मुझसे मज़ीद हौसला नहीं हो रहा। हुमा मुँह बनाकर बोली थी। हाँ यार, और सर भी क्या समझाई जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। पता नहीं किस पागल ने इस फाइनेंस को आज़ाद किया। अरूज मुँह बनाकर बोली। मुझे लगता है जब मेरे रिश्ता लेने वाले आएंगे और मेरी सासू माँ ने पूछा ना कि बेटा क्या क्या बना लेती हो, तो मैंने कहना है सासू माँ बैलेंस शीट बना लेती हूँ, इनकम शीट बना लेती हूँ और जनरल लेजर भी। और उसकी बात पर हुमा खिलखिलाकर हंस दी। सारी क्लास मुड़कर हुमा को देखने लगी। स्टैंड अप मिस हुमा, वजाहत सर गुस्से से बोले। किस बात पर हंसी आ रही है आपको, हमें भी बताएं ताकि हम भी हंसे। वो सर, वो क्या मिस अरूज, आप खड़ी हो जाएं। किस बात पर हंस रही थी ये? पता नहीं सर, मैं तो अपना लेक्चर लिख रही थी। अरूज मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोली, जबकि हुमा अरूज के इतनी मासूमियत से झूठ बोलने पर हैरान रह गई। बैठ जाएं आप, आइंदा क्लास में ऐसी हरकत ना हो। वजाहत गुस्से से बोला। जी सर। हुमा ये बोलकर बैठ गई, जबकि अरूज के होंठों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट थी। गाइस, कैसी रही आपकी कल की पार्टी? हुमा अहमद लोगों के पास आई थी। अरे इनसे क्या पूछ रही हो, मासूम से बासित से पूछो, कैसा गुजरा कल का तजुर्बा। यार तुम लोगों को हम पे तरस नहीं आया? शहरी रोने वाला मुंह बना के बोला। एक हमारे जूते ज़मीन से चिपका दिए, मैं कल नए जूते पहन के गया था, सारे ख़राब हो गए। शहरी बाकायदा दुहाइयाँ देते हुए बोला था। और दूसरा, तुम लोगों ने हमारे मोबाइल और वॉलेट भी ले लिए, बिल भी पे नहीं किया, और इधर ना कोई हमारे जानने वाला था। मैनेजर ने इतनी हमारी इंसल्ट की और सारे होटल के बर्तन भी धुलवाए। शहरी दुख से बोला। शहरी की बात सुनकर हुमा और अरूज हंसने लगी। वैसे तुम्हारी दोस्त ने भी कम नहीं किया था हमारे साथ। अरूज अपनी दो हंसी रोकते हुए बोली। क्या किया था हमारे दोस्त ने? अहमद और शहरी ने इकट्ठे पूछा, जबकि अरूज की बात पर बासित अपनी मुस्कुराहट छुपाने लगा। इसने हमें कॉकरोच गिफ्ट किए। हुमा सदमे से बोली। इनको देखकर हमारी चीखें निकल गई। अब तीनों लड़के हंसने लगे। वाह हमारा शेर। अहमद और शहरी बासित को थपकते हुए बोले। क्या हुआ हुमा, तो तू लड़ क्यों रही है? हीर हुमा का बाजू पकड़ कर बोली। इस स्टूपिड ने मुझे गाली दी, इसकी हिम्मत कैसे हुई? हुमा चीख रही थी। तो तूने उसे क्या कहा? हीर ने उसे चुप खामोश करवाने की कोशिश की। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, गलती से मेरी उसके साथ टक्कर हो गई, उसमें मेरी क्या गलती? मैंने सॉरी किया, ऊपर से मुझे गालियाँ दे रही है, इसकी तो ऐसी की तैसी। हुमा एक बार फिर अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली। क्या हो गया हुमा, जाने दे। कैसे जाने दूँ? उसने गलत बात की है, मैं किसी की गलत बात बर्दाश्त क्यों करूँ? हुमा अब बाकायदा चीखते हुए बोली थी। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरी जान, गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी होती है, गलत बात ही तो बताती है कि कितनी बर्दाश्त है आप में। कभी सुना है किसी शख्स को कहते हुए कि मुझे सही बात बर्दाश्त नहीं होती, या सही बात सुनने का मुझे गुस्सा आता है? सुना है आज तक तुमने? ये गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी होती है, और इसकी दफ़ा हम कहते हैं हमसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर कैसी बर्दाश्त है हमारी? सब हैरानगी से हीर की तरफ देख रहे थे। कभी ना बोलने वाली लड़की अगर आज बोली है तो सबको खामोश करवा दिया। हीर गुस्से से उठकर वहाँ से चल दी, जबकि हुमा हीर की बातों पर अब शर्मिंदा थी। सॉरी हीर, हुमा हीर के पास बैठते हुए बोली। किस बात पर? हीर हुमा की तरफ देख रही थी। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वाकई सही कहा तुमने, ये गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी होती है। इसकी दफ़ा हम कह देते हैं हमसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। मैं आज के बाद इस पर अमल करने की कोशिश करूँगी। मुझे खुशी हुई कि तुम मेरी बात समझ गई हो। हीर हुमा को गले लगाते बोली। तू समझ गई हो, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। वो तीनों बैठी असाइनमेंट बनाने में मसरूफ़ थी कि हीर के फ़ोन की बीप बजी। नुमाना पी। हीर हैरानगी से फ़ोन को देखते हुए बोली। अस्सलामुअलैकुम। हीर फ़ोन कान को लगाते हुए बोली। हाँ हीर, कैसी हो? नुमाना बिना सलाम का जवाब दिए पूछ रही थी। मैं ठीक हूँ आपी, आप कैसी हैं? ये वजाहत किधर है? बात करवाओ, मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। जी आपी, मैं देखती हूँ। ये तुमने क्या आपी आपी लगाया होता है? बस 3 साल बड़ी हूँ तुमसे, कोई 10 साल बड़ी नहीं हूँ जो हर वक्त आपी आपी की रट लगाई होती है तुमने। नुमाना हीर को डांट रही थी। जी मैं आई कम इन सर? हीर वजाहत के ऑफिस का दरवाज़ा नॉक करते हुए बोली। यस सर, नुमाना की कॉल है, वो आपसे बात करना चाह रही हैं। शायद आपका नंबर ऑफ है। बैठो। जी मैं कह रहा हूँ बैठो। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल नुमाना तुमसे 3 साल बड़ी है, तो आप ही बोला करो। जी। और दूसरा, तुम किसी की नौकर नहीं हो जो कॉल्स पर बात करवाती फिरो। और हीर का फ़ोन पकड़कर कॉल बंद कर दी। जी। हीर उठते हुए बोली। मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा, वजाहत बोला। अहमद लोगों से दूर रहा करो। हीर अब की बार झटके से उठी। मैं आपकी पाबंद नहीं हूँ, और ये हुक्म आप किसी और पर चलाएं, मुझ पर नहीं, समझे आप? और पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। समझता क्या है खुद को? हीर बुड़बड़ाई थी। समझता क्या है ये? खुद को बात नहीं की मुझसे?
مسٹر وجاہت ملک، تم کو اپنا نہ بنایا میں نے تو میرا نام بھی نمانا ملک نہیں۔ نمانا کو جو چیز پسند آ جائے وہ صرف نمانا کی ہے۔ نمانا نخوت سے بولی تھی۔ اس وقت یہ بات بھول چکی تھی کہ وجاہت ملک کوئی چیز نہیں بلکہ ایک جیتا جاتا انسان ہے۔ ہائے آپی، کیا کر رہی ہیں ادھر آپ؟ نومی نمانا کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ نظر نہیں آ رہا کیا؟ نمانا نخوت سے بولی۔ ہاں نظر تو آ رہا ہے کہ اس وقت آپ مرچیں چبا رہی ہیں جو کسی نہ کسی کی تباہی لانے والی ہے۔ نومی مسکرا کر بولا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ نمانا غصے میں تھی۔ جی جو حکم میرے آقا۔ نومی ہنستا ہوا وہاں سے چل دیا۔ ہیر کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ جبکہ ہیر کی نظریں سامنے ٹی وی اسکرین پر جمی تھی۔ ارے ہیر یار، وہ صرف ڈرامہ ہے اور کچھ نہیں۔ اروان سچ میں اجالا کو تھوڑی چھوڑ رہا ہے، وہ صرف ڈرامہ ہے۔ تم بھی اتنی سینٹی ہو رہی ہو، ہما ہیر کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ وہ اجالا کو ٹھکرا رہا ہے اور میں جانتی ہوں ٹھکرائے جانے پر کیسا درد ہوتا ہے، جبکہ ٹھکراتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، روح کو اندر تک تڑپا دینے والی تکلیف۔ ایسا لگتا ہے ابھی روح پرواز کر جائے گی اور سانسیں تھم جائیں گی، لیکن سانسیں تو چلتی ہیں، دل بھی دھڑکتا ہے، لیکن احساس مر جاتے ہیں، جذبات ختم ہو جاتے ہیں، صرف درد اور تکلیف ہی رہ جاتا ہے زندگی میں۔ اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے آزادی مل جائے زندگی سے، صرف سسکیاں ہی رہ جاتی ہیں۔ ہیر کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں بول رہی تھی، جبکہ عروج اور ہما پریشانی سے ہیر کو دیکھ رہے تھے۔ ہیر کا یہ روپ ان دونوں کی سمجھ سے باہر تھا۔ بھلا ہیر کو کس نے ٹھکرایا تھا اور ہیر جیسی لڑکی کو کون ٹھکرا سکتا تھا؟ خوبصورت، ذہین اور سگر تھی وہ، لیکن کوئی تو غم تھا جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، جس نے اسے کم گو بنا دیا تھا۔ لیکن شاید آج کچھ جذبات الفاظ بن کر باہر آ گئے۔ ہیر کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، جبکہ ہما اور عروج حیران و پریشان بیٹھی تھیں۔ مس ہیر، کچھ زیادہ ہی آج کل ہواؤں میں اڑ رہی ہو، لگتا ہے پر کاٹنے پڑیں گے تمہارے، جتنا اونچا اڑو گی اتنی ہی بری طرح نیچے گرو گی۔ وجاہت اپنے روم میں چکر کاٹتے ہوئے بولا۔ نمانا ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے وجاہت کے کمرے میں داخل ہوئی۔ تمہیں کسی نے دوسرے کے روم میں داخل ہونے کی تمیز نہیں سکھائی؟ نہیں، کسی نے نہیں سکھائی، تم سکھا دو، تم سے تو میں کچھ بھی سیکھنے کو تیار ہوں۔ نمانا وجاہت کے پاس آتے ہوئے بولی۔ اسٹے اوے فرام می، وجاہت اپنی مٹھیاں بھینچے ہوئے بولا۔ بیبی اٹس ٹو مچ ہارڈ، آئی کانٹ ڈو دس۔ نمانا اور وجاہت کے قریب ہوتے ہوئے بولی۔ میں تمہارے یہاں آنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ وجاہت خود پر قابو پا رہا تھا۔ تمہیں اجازت ہے، تم تو کچھ بھی پوچھ سکتے ہو۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ وجاہت پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے بولا۔ میری کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے تھے اور ہیر کے فون پر بھی بات نہیں کی؟ کیا کہنا تھا؟ کال کیوں کر رہی تھی؟ مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی۔ اس طرح کی چیپ باتیں میرے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھی تم؟ اور وہ غصے سے کمرے سے واک آؤٹ کر گیا۔ جلدی کرو، فرسٹ کلاس سر وجاہت کی ہے، لیٹ ہو گئے تو بہت انسلٹ کرنی ہے انہوں نے۔ ہیر تیار ہوتے ہوئے بولی۔ عروج یار دیکھو یہ ہما کچن میں کیا کر رہی ہے؟ ہیر تپ کر بولی تھی۔ کیا کر رہی ہو ہما؟ جلدی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ عروج کچن میں جاتے ہوئے بولی۔ میں ناشتہ بنا رہی ہوں مس، ناشتے کا ٹائم نہیں، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ادھر کینٹین سے جا کر کچھ کھا لیں گے۔ عروج ہما کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ یار پیک کر لیتے ہیں، یوں نہیں جا کے کھا لیں گے، احمد لوگوں کے لیے بھی ناشتہ بنایا ہے میں نے، ہما مصروف انداز میں بولی۔ عروج نے مشکوک نظروں سے ہما کی طرف دیکھا۔ کیا ہے، ہمارے دوست ہیں تو میں نے سوچا ان کے لیے بھی ناشتہ بنا لوں، مجھے کسی سازش کی بو آ رہی ہے۔ عروج مشکوک ہوئی۔ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں، ہما جلدی سے بولی تھی۔ بات ماننے والی تو نہیں، پر اگر تو کہتی ہے تو مان لیتی ہوں۔ کلاس سٹارٹ ہو چکی تھی۔ مس ہیر اسٹینڈ اپ، وجاہت بولا۔ یس سر۔ ہیر جو اپنی نوٹ بک پر جھکی تھی جلدی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ کہاں دھیان ہے آپ کا؟ سر میں تو لیکچر سن رہی ہوں۔ ہیر پریشان ہوئی۔ پر مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا۔ سر میں لیکچر سن رہی ہوں، وہ اپنی نوٹ بک دکھاتے ہوئے بولی۔ اوکے سٹ ڈاؤن اور لیکچر پر دھیان دے۔ جی سر۔ کلاس ختم ہوتے ہی سب باہر کی طرف چل دیے۔ احمد، ہما نے آواز دی۔ جی۔ احمد رکتا ہوا بولا۔ میں ناشتہ لے کے آئی ہوں، خود بنا کے لائی ہوں۔ ہائے ہمارے نصیب جاگ اٹھے، شیری جلدی سے بولا۔ ہم کینٹین میں تم لوگوں کا ویٹ کر رہے ہیں، ادھر آ جاؤ، ہما باہر جاتے ہوئے بولی۔ چلو چلے، بہت بھوک لگی ہے، شیری بولا۔ یار مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، احمد بے چارگی سے بولا۔ کس بات کا شیری؟ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، جواب باسط کی طرف سے آیا۔ مطلب؟ شیری نے حیرانگی سے پوچھا۔ یار پچھلی بار انہوں نے کم کیا تھا، ہمیں تو اس بار بھی ڈر لگ رہا ہے۔ او شٹ اپ یار، وہ تو انہوں نے ہمیں تنگ کیا تھا، شیری ان کی صفائی دیتا ہوا بولا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی باسط اور احمد کو شیری کے ساتھ چلنا پڑا۔ ہائے گرلز، آگے ہم، شیری بیٹھتا ہوا بولا۔ ارے آؤ، اتنی دیر لگا دی آنے میں، ہما خوش دلی سے بولی تھی، جبکہ عروج اور ہیر تو ہما کی خوش مزاجی پر حیران ہو رہی تھی۔ عروج کو کہیں نہ کہیں خطرے کی بو آ رہی تھی، لیکن یہ خطرہ کس کے لیے تھا یہ تو کچھ ہی دیر میں پتہ چلنے والا تھا۔ ہما نے سب کو سینڈوچ سرو کیے۔
और चाय का ऑर्डर किया। खुद मज़े से खाने लगी। लड़कियों को खाता देख के लड़कों ने भी खाना शुरू किया, लेकिन पहला बाइट ही उन्हें बहुत महंगा पड़ा। फर्स्ट बाइट लेते ही वे साख्ता तीनों ने के मुंह से पानी निकला था, जबकि उनके पानी बोलते ही हुमा के मुंह से हंसी का फव्वारा छूटा। सैंडविच में मिर्चों की ज्यादती से उनकी आंखों से पानी और कानों से धुआं निकल रहा था, जबकि अरूज और हीर हैरानगी से कभी हुमा को और कभी तीनों लड़कों को देख रही थी। हुमा ने हाथ मारकर पानी नीचे गिरा दिया, जबकि वह दोनों उठ कर कैंटीन की तरफ भागे। क्या हुआ है इन्हें? अरूज ने पूछा। हुमा के बताते ही अरूज की हंसी में हुमा की हंसी शामिल हो गई, जबकि ना चाहते हुए भी हीर के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। गाइस, असाइनमेंट मिली है मार्केटिंग की और ग्रुप्स नोटिस बोर्ड पर लगा दिए हैं। हीर मोबाइल की तरफ देखते हुए बोली। तुझे कैसे पता? ग्रुप में मैसेज आया है और टॉपिक्स भी ग्रुप के साथ ही मेंशन हैं। चलो फिर चलते हैं, देख के आएँ, हुमा उठते हुए बोली। ओके। हीर और अरूज भी हुमा के साथ चल दी। यार इधर तो काफ़ी रश है, अरूज मुंह बनाकर बोली। अब देखना तो पड़ेगा, हीर ने कहा। तीनों आगे बढ़कर ग्रुप्स देखने लगी। ग्रुप्स देखते ही अरूज के मुंह से बेसाख्ता चीख निकली। क्या हुआ? हीर और हुमा परेशानी से बोली। वो क्या, हमारा ग्रुप अहमद लोगों के साथ है। व्हाट? अब की बार हुमा चीखी। यार गे अब हम। हुमा परेशानी से बोली। हाँ, जितना हमने उन्हें तंग किया हमें माफ़ नहीं करेंगे। अरूज भी परेशानी से बोली, जबकि हीर मुतमईन सी खड़ी थी। जबकि दूसरी तरफ ग्रुप देखकर अहमद लोगों का भी यही हाल था, क्योंकि वो जानते थे इस ग्रुप में पढ़ाई कम और लड़ाई ज़्यादा होनी है, लेकिन अब काम तो करना ही था। यार जहर दे दो मुझे। वो सब इकट्ठे बैठे काम करने में मसरूफ़ थे कि एकदम से अरूज बोली। क्यों, क्या हुआ? अहमद ने हैरानगी से पूछा। सबके कपल बन गए हैं, वो देखो। जब उनके बन सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं? हम ही सिंगल घूम रहे हैं। अरूज चेहरे पर बेचारगी लिए बोली, जबकि अरूज की बात पर अहमद और शैरी ने कहकहा लगाया। और अहमद अपना सा मुँह लेके रह गया। वो तो पूछ के पछता रहा था। यार हमारे घर वालों को भी नहीं ख्याल आता। कोई नहीं, अपना भी टाइम आएगा। अरूज खुद को हौसला देने वाले अंदाज में बोली। हाँ, जब डॉक्टर कहेगा इनको घर ले जाए, इनका टाइम आ गया है, शैरी बोला। शैरी की बात पर अब सब हंसने लगे, जबकि अरूज ने शैरी को घूर के देखा। किस तरह का लड़का चाहिए तुम्हें? बासित पूछ रहा था। हम ढूंढते हैं तुम्हारे लिए सलार सिकंदर जैसा। अरूज झट से बोली। ये सलार सिकंदर कौन है? अहमद हैरत और गुस्से की मिली जुली कैफियत से बोला था। मैं भी हूँ, मुझसे भी पूछ लो और मेरे लिए भी एक कदर ढूंढ लेना। तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? शैरी आंखों में पसंदीदगी लिए पूछने लगा। मुझे लीमन हो जैसा। हुमा जल्दी से बोली। ये कौन है और कितना अजीब नाम है? शैरी नाक चढ़ाते हुए बोला। वह खबरदार, अगर उसको कुछ कहा तो समझे तुम। अच्छा, हुमा गुस्से से बोली। अच्छा वो है कौन, ये तो बताओ, फिर उस जैसा ढूंढते हैं। शैरी फिर से बोला। तुर्किश हीरो है, तुर्किश लड़कों पर मरती है तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। अरूज नाक बू चढ़ाते हुए बोली। व्हाट? शैरी हैरान हुआ। यस, अब तुम बताओ ये सलार कौन है? अहमद ने पूछा। नावल का हीरो है, साइको है पूरा। वह खबरदार, जो मेरे सलार को कुछ कहा। उमामा का है सलार। हुमा नफ़रत से बोली। कोई नहीं, मैं उससे दूसरी शादी कर लूँगी। अरूज मज़े से कह रही थी, जबकि अरूज की बात पर अहमद बल खा कर रह गया। हीर? जी? हीर बासित की तरफ देखते हुए बोली। आपको भी कोई पसंद है तो बता दें, आपकी सहेलियों ने तो बता दिया। बासित की बात पर हीर की आंखों के सामने वजाहत का चेहरा लहराया। मेरा ख्याल है हम पढ़ने बैठे हैं और लड़कों को छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हीर खुद को संभालते हुए बोली और जल्दी से किताब पर झुकी। मुबादा कोई उसके दिल का हाल न जान ले। शुक्र है यार असाइनमेंट बन गई, वरना उम्मीद नहीं थी। शैरी मज़े से बोला। हाँ, पर अभी प्रोजेक्ट रहता है। हुमा ने मुँह वगैरह। यार वैसे हम लोग असाइनमेंट और प्रोजेक्ट में भी साथ हैं। रब क्यों चाहता है कि हम साथ साथ रहें? बासत ने अपनी तरफ से बहुत अक्लमंदी की बात की, क्योंकि रब को पता है कि तुम लोगों को हमारे अलावा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे जितना बड़ा दिल किसी का नहीं। अरूज ने तरख कर जवाब दिया, जबकि अरूज की बात पर बासित अपना सा मुँह लेकर रह गया। बाकी सब ने कहकहा लगाया था। लगता है आज आप नाश्ते में करेलों का जूस पी के आए हैं। हाँ जी, आप ही ने तो बना के दिया था, भूल गया आपको? अरूज ने आंखें पटपटाते हुए पूछा, जबकि बासित एक बार फिर से शर्मिंदा हुआ। हम लोग आते हैं, हुमा उठते हुए बोली। हीर और अरूज भी उसके साथ चल दी। ये किधर गई? शैरी ने हैरानगी से पूछा। हमें क्या पता, हमें बता के गई हैं, बासित ने जल के जवाब दिया। वैसे तो तेरी बहुत की है अरूज ने। तुझे किसने कहा था मक्खियों के छत्ते में हाथ डाल? तूने वो कहावत सुनी है, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, पर तूने तो आज उछल उछल के अपने पाँव कुल्हाड़ी पर मारे हैं। अहमद हंसते हुए बोला, जबकि अहमद की बात पर बासित मुंह बनाकर रह गया। मिस हीर बात सुने, वजाहत बोला। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ।
हीर अरूज और हुमा से मुखातिब थी। ओके, वो दोनों एक साथ बोले। वजाहत हीर का हाथ पकड़कर उसे घसीटता हुआ एक सुनसान सी जगह पर ले गया। यहाँ स्टूडेंट्स का गुजर कम ही होता था। हाथ छोड़े मेरा, हीर गुस्से से बोली। छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है माय डियर हीर, क्यों बुलाया है मुझे? हीर गुस्से में थी। तुम्हें देखने को दिल चाह रहा था इसलिए, वजाहत मज़े से बोला। हीर ने घूर कर वजाहत को देखा। अभी से बीवियों की तरह घूड़ियाँ डालकर डरा रही हो? वजाहत की बात पर हीर तल मिलाकर रह गई। तुमने कहा था ना अहमद लोगों से दूर रहो। मैंने भी आपसे कहा था, मैं आपकी पाबंद नहीं हूँ, हीर नखवत से बोली। हीर का हाथ अभी भी वजाहत के हाथ में था। शायद तुम भूल रही हो मिसिस वजाहत कि आप मेरे निकाह में हैं। भूल मैं नहीं रही, शायद आप भूल रहे हैं मिस्टर वजाहत मलिक कि आपकी नज़र में इस निकाह की कोई अहमियत नहीं, और ये वो लड़की है जो आप ही की ठुकराई हुई है। इस लड़की को ठुकरा चुके हैं आप, तो अब आपको ये निकाह कहाँ से याद आ गया? कहीं आप खुद भी तो कहीं से ठोकर खा कर नहीं आए? हीर नौखत से बोलकर वजाहत का हाथ झटक कर वहाँ से चल दी, जबकि वजाहत सिर्फ हीर को जाते हुए देख रहा था। एक्सक्यूज़ मी, अरूज कुछ लड़कियों को देखती हुई बोली। यस, एक लड़की ने जवाब दिया। अरूज ने गौर से उस लड़की की तरफ देखा। उस लड़की ने रेड शर्ट के साथ जीन्स पहन रखी थी। वो लड़के कह रहे हैं उन्हें आप बहुत अच्छी लगती हैं और आपका नंबर मांग रहे हैं। वो अरूज आपका नंबर मांग रहे हैं वो। अरूज मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए बोली। कौन से वाले? उस लड़की ने पूछा। अरूज ने हम लोगों की तरफ इशारा किया। ओके, देखती हूँ मैं, वो लड़की गुस्से से बोली। अब आएगा मज़ा, अरूज मज़े से बोली। मुझे तंग करे थे ना? आए ना हो बड़े तो। क्या कह रहे थे तुम लोग? वो लड़की गुस्से से उनके पास पहुंची। वो हम कह रहे थे। एक मिनट, जो भी कह रहे थे तुम्हें क्यों बताएं? शेरी ने सवाल किया। मेरे बारे में क्या कह रहे थे? उस लड़की ने पूछा। तुम क्या मिस वर्ल्ड हो या क्राइम की दुनिया की मलका जो हम तुम्हारे बारे में बात करेंगे? अब की बार अहमद ने पूछा था। क्या कह रहे थे? हमें ये लड़की अच्छी लगती है, हमें इसका नंबर चाहिए। अब की बार लड़की गुस्से से बोली। तीनों ने गौर से उस लड़की की तरफ देखा। सॉरी, वी हैव गर्लफ्रेंड्स, अब की बार बासित बोला। तो फिर उस लड़की से तुमने ऐसा क्यों कहा? किस लड़की से? वो उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उधर कोई नहीं था। बताओ कौन सी लड़की? लेकिन वो लड़की पैर पटकती हुई वहाँ से चल दी। वजाहत बीजान के रूम का दरवाज़ा नॉक करते हुए बीजान के कमरे में दाखिल हुआ। बीजान, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? मैं हीर से शादी करना चाहता हूँ। वजाहत नज़रें झुकाकर बोला। लेकिन बेटा, वो तो तुम्हें पसंद नहीं थी। पसंद नहीं थी, अब तो है। वजाहत बच्चे, वो इंसान है, कोई खिलौना नहीं। कभी नहीं पसंद, कभी पसंद है। कल को फिर कहोगे मुझे नहीं पसंद। मैं मेरे बाप की बच्ची को किसी ऐसे शख्स के हवाले नहीं कर सकती। मुझे कल को अपने रब के सामने भी जवाबदेह होना है। बल्कि मैं तो वकील से बात करने वाली थी। बीजान बोली। क्या बात? वजाहत हैरानगी से बोला। तलाक के कागज़ तैयार करने के लिए। बीजान ने धमाका किया। व्हाट दादो? मैं बता रहा हूँ, कभी भी हीर को तलाक नहीं दूंगा। हीर मेरी थी, है और रहेगी। वजाहत ये कहकर गुस्से से पैर पटकता हुआ चला गया। माजी, मुझे मलिक ने मरने से पहले हीर और वजाहत के निकाह की ख्वाहिश की, लेकिन ऐसा होने से पहले ही वो अपने मालिक हकीकी से जा मिली। उस वक्त वजाहत मैट्रिक और हीर 4 क्लास के स्टूडेंट थे। वजीह मलिक की मौत के 3 साल बाद बीजान ने वजाहत के लाख एहतजाज के बावजूद वजाहत का निकाह हीर से करवा दिया। वजाहत और तो कुछ न कर सका। उसने अपना गुस्सा 10 साल की बच्ची पर निकाला और इस बेदर्दी से ठुकरा दिया। वो छोटी सी बच्ची इन बातों से अभी नावाकिफ़ थी, लेकिन लहजे समझती थी। वजाहत के कहे गए अल्फाज बेशक समझ ना आए, लेकिन उसके जहन में नक्श कर गए और बड़े होने के साथ साथ मज़ीद पुख्ता हो गए। अब वो इन अल्फाज का मतलब जानती थी, और जानती थी कि वो ठुकराई हुई लड़की है। वो ये भी अच्छे से जानती थी एक ठुकराई हुई लड़की की माशरे में क्या इज़्ज़त होती है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वो हीर मुझसे वजाहत को छीन नहीं सकती। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। नुमाना जले पैर की बिल्ली की मानद अपने कमरे में घूम रही थी। वजाहत हीर से शादी को सोच भी कैसे सकता है? ऐसा है क्या इस हीर में? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, उसके लिए चाहे मुझे किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। नुमाना गुस्से से चूही। मिस्टर वजाहत मलिक, तुम सिर्फ नुमाना मलिक के थे, तुम्हें मेरी ज़िंदगी में ही शामिल होना पड़ेगा। नुमाना गुस्से में थी और उसने गुलदान उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। यार, घर जाके मज़ा नहीं आएगा, अहमद उदासी से बोला। हाँ, तुझे तो मज़ा आना बनता भी नहीं है, शेरी ने जवाब दिया। तू तो बस जलता रहा कर मुझसे, अहमद ने तरक कर कहा।
आज सब घर जा रहे थे, लेकिन अहमद का शायद जाने का मूड नहीं था। अबे उठ जा कमीने, शहरी गुस्से से बोला। ना चाहते हुए भी अहमद को उठना पड़ा। किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है। वो वादियाँ वो फ़िज़ाएँ कि हम मिले थे जहाँ, मेरी वफ़ा का वहीं पर मज़ार आज भी है। न जाने देख के क्यों उनको ये हुआ एहसास कि मेरे दिल पे उन्हें इख्तियार आज भी है। किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफ़ा की राह में घायल वो प्यार आज भी है। यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है, मेरी तलाश में शायद बहार आज भी है। न पूछ कितने मोहब्बत के ज़ख्म खाए हैं कि जिनको सोच के दिल सोगवार आज भी है। वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफ़ा की राह में घायल वो प्यार आज भी है। किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है। जनाब, हम भी राहों में खड़े हैं। हीर जो सबसे मिलकर अपने रूम की तरफ जा रही थी, वजाहत की बात सुनकर ठटक कर रुकी। हीर ने एक नज़र मुड़कर वजाहत की तरफ देखा और ख़ामोशी से अपने रूम की तरफ चल दी। एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से मिलता है तो सलाम करते हैं, लेकिन मेरी तो खैर बात ही और है। मैं तो तुम्हारा मजाजी खुदा हूँ, वजाहत मज़े से बोला। आप जानते हैं कि शोहर को मजाजी खुदा क्यों कहा जाता है? क्योंकि शोहर की कुछ सिफ़तें खुदा से मिलती हैं। खुदा अपने बंदों को बिना किसी फ़ायदे के रिस्क देता है। नाराज़ भी होना तो अपने बंदों की हिफाजत करता है, और शोहर नाराज़ भी हो तो बीवी के नान नफ़के की फ़िक्र करता है, उसका ख्याल करता है बिना किसी फ़ायदे के। रब नाराज़ भी हो तो अपने बंदों को ठुकराता नहीं, लेकिन लोगों के सामने रुस्वा नहीं करता। तो आप तो सारी दुनिया के सामने धुतकार चुके हैं मुझे मिस्टर वजाहत मलिक। तो अब ये मजाजी खुदा होने के दावे कैसे? हीर ये कहकर अपने रूम की तरफ चली गई, जबकि वजाहत सिर्फ हीर को जाते हुए देख कर रह गया। हीर बच्चे, जी दादो, बेटा हम तुम्हारे फ़र्ज से अब सुबकदोश होना चाहते हैं। ये बीजान हीर को देखने लगी। कैसे फ़र्ज से? बेटा हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, फैसले का हक तुम्हारे पास है। दादो, मैं वजाहत से शादी नहीं करना चाहती, आप वकील को बुलवा लें। हीर नज़रें झुकाकर बोली। बेटा हम तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन एक बार फिर से सोच लो। दादो, मैं सोच चुकी हूँ और मेरा यही फ़ैसला है। इस शख्स को मैंने बहुत चाहा, लेकिन अब उस शख्स को देख के मुझे वहशत होती है, नफ़रत महसूस होती है मुझे उससे। अब मेरी किसी से भी शादी करवा दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वजाहत मलिक से हरगिज़ नहीं। ये कहकर हीर वहाँ से चली गई। हीर अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि लॉन में उसे वजाहत और नुमाना नजर आए। हीर देखकर रुक गई। नुमाना वजाहत का हाथ पकड़े खड़ी थी, जबकि वजाहत नुमाना से कुछ कह रहा था। हीर को कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उनके खड़े होने के अंदाज से दोनों के दरमियान की नज़दीकियाँ ज़ाहिर हो रही थी। कैरेक्टरलेस पर्सन, हीर नफ़रत से कहते हुए अपने कमरे की तरफ चल दी। वजाहत लॉन से गुजर रहा था कि अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा। वजाहत ने पीछे मुड़कर देखा तो नुमाना थी। नुमाना को देखकर वजाहत की पेशानी पर बल नमदार हुए। हाथ छोड़ो मेरा, कितनी बार तुमसे कहा है दूर रहा करो मुझसे। तुम जैसी लड़कियों ने लड़कियों का मियार से गिरा दिया है, वजाहत नफ़रत से बोला था। नुमाना अभी भी वजाहत का हाथ पकड़े हुए थी, क्योंकि वो देख चुकी थी हीर विंडो से इन दोनों को देख रही है। हीर के वहाँ से जाते ही नुमाना ने वजाहत का हाथ छोड़ दिया और खामोशी से वहाँ से चल दी, जबकि वजाहत ने हैरानगी से नुमाना की इस हरकत को देखा और सर झटक कर वहाँ से चल दिया। हीर बीजान की टांगें दबा रही थी, साथ साथ बातें करने में भी मसरूफ़ थी। हीर बच्चे, जी दादो। बच्चे, ये आपका आखिरी फ़ैसला है? हीर अच्छे से जानती थी दादो किस बारे में पूछ रही हैं। जी दादो, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है, हीर दिल पर पत्थर रख के बोली। मैं जानती हूँ दादो, आपको मेरा फ़ैसला पसंद नहीं आया, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा वो शख्स। मोहब्बत नहीं इश्क है मेरा, लेकिन क्या करूँ, ऐसे मुनाफिक इंसान पर कैसे यकीन करूँ जो एक बार मुझसे शादी के वादे करता है और दूसरे वक्त में कहीं और दिल लुभा रहा होता है। इस शख्स को देखकर अब वहशत होती है मुझे। मैं इसको बेबसी कहूँ या बदकिस्मती, मुझे मोहब्बत भी उसी इंसान से है जिसको देखकर वहशत होती है मुझे। क्या हुआ हीर, कहाँ खो गई? बीजान ने हीर को किसी गहरी सोच में डूबा देखकर पूछा। नहीं, कहीं नहीं, हीर खुद को संभालते हुए बोली। वजाहत अभी अभी अपने रूम में आया था। दादू की ज़ुबानी उसे हीर के इनकार की खबर मिली थी। इस वक्त वो गुस्से से पागल हो रहा था। हज़ारों लड़कियां मरती थी इस पर, और उसकी बीवी उससे इनकार कर रही थी। हीर, होना तो तुमको मेरा ही है, ऐसे ना सही मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं। मिसिज़ वजाहत मलिक, आना तो आप वजाहत मलिक की पनाहों में ही है आपको। और अब वो वक्त दूर नहीं, वेट एंड वॉच।
वजाहत तहय्युल में हीर से मुखातिब था। अरे डियर वाइफ, मैं एक अच्छा हस्बैंड हूँ, अब अपनी वाइफ को इतना वेट नहीं करवाऊँगा। सिर्फ एक रात है मिसेस वजाहत, फिर तुम मेरे पास होगी। वजाहत हीर को सोचते हुए मुस्कुराया। हीर बच्चे तैयार हो गई। वजाहत की माँ हीर के रूम में दाखिल होते हुए बोली, जी मामी नाश्ता तैयार है। हीर हिजाब लेते हुए बोली, नाश्ता तैयार है, जल्दी से आ जाओ। बस आई मामी। नाश्ता दे मामी। हीर डाइनिंग टेबल पर बैठ रही थी। ये लो मेरा बच्चा। हीर जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी। मामू ड्राइवर को बोले मुझे यूं छोड़ दे। मैं भी यूं जा रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा। वजाहत मसरूफ सा बोला, अरे हाँ बेटा, आप वजाहत के साथ चली जाओ, वजाहत भी यूं ही जा रहा है। जी मामू। हीर मुंह बनाकर बोली, जबकि नुमाना ने गुस्से से वजाहत और हीर की तरफ देखा और सब्र के घूंट पी कर रह गई। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। किसी ने भी बात करना ज़रूरी नहीं समझा और फिर इस खामोशी को हीर ने तोड़ा। ये गाड़ी आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं? ये यूनिवर्सिटी का रास्ता तो नहीं है। हीर परेशानी से बोली, तो तुम अपने शोहर के साथ हो, इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात है? देखे मुझे। हाँ तो मेरी जान, मैं तुम्हें ही देखूंगा। अभी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। कैसे देखूँ? कुछ तो ख्याल करो। मुझे यूं ही जाना है। हीर गुस्से में थी। सारी उम्र यूं ही जाना है, कुछ वक्त मेरे साथ भी स्पेंड कर लो। वजाहत ने एक सुनसान सी जगह पर गाड़ी रोकी। आपने इधर गाड़ी क्यों रोकी? हीर डरते हुए बोली, वेट इतनी भी क्या जल्दी है? वजाहत हीर की तरफ झुकते हुए बोला और हीर के मुंह पर रुमाल रख दिया, जिसकी वजह से हीर कुछ ही मिनटों में होशो हवास से बेगाना हो गई। यार ये हीर अभी तक नहीं आई और इसका नंबर भी बन जा रहा है। हुमा मुंह बनाते हुए बोली, शायद उसने आज ना आना हो, अगर आना होता तो अब तक आ जाती। वो देख वजाहत सर आ रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। उनकी कज़न है हीर, अरूज ने मशवरा दिया। कहीं सर गुस्सा ना हो जाए, तुझे पता है सर कितने गुस्से वाले हैं। हुमा ने खदशा जाहिर किया। क्या कर लेंगे? थोड़ी सी इंसल्ट ही कर लेंगे, अरूज मज़े से बोली। थोड़ी सी? आर यू ओके? तुझे पता है सर कितनी रख रख के करते हैं। हुमा आंखें सुकेर कर बोली, तो फिर क्या हुआ? हमारी कौन सी पहली बार होनी है? तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे पहली बार होनी है, और वो स्टूडेंट्स ही क्या जिनकी इंसल्ट ना हो। और हम अपनी दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अरूज हुमा का हाथ पकड़ते हुए बोली, एक्सक्यूज़ मी सर। अरूज जल्दी जल्दी चल रही थी। यस। वजाहत रुक कर बोला, सर हीर नहीं आई। अरूज ने पूछा, सर हीर? ये कौन है? सर मेरा मतलब था हीर नहीं आई। अरूज शर्मिंदा होते हुए बोली, मैं क्या हीर का सिक्योरिटी गार्ड हूँ जो आप मुझसे पूछ रही हैं? हीर आपकी दोस्त है, आपको पता होना चाहिए। वजाहत ये कहकर वहाँ से चल दिया। मिल गया सुकून सुबह सुबह करवा के। कहा भी था ना जाना, ना जा, पर मेरी यहाँ सुनता कौन है? हुमा गुस्से से बोली, यार ये सर हर वक्त मिर्ची क्यों चबाते हैं? अरूज बात बदलने की गर्ज से बोली, हाय गर्ल्स, यहाँ क्यों खड़ी हो? क्लास नहीं लेनी क्या? तुम लोगों को मसला लें या ना लें? अरूज का सर का गुस्सा अहमद लोगों पर उतार रही थी। हमने क्या किया है? अहमद हैरानगी से बोला, छोड़ यार, दीवारों के मुंह क्या लगना, जो कुछ समझती ही नहीं। बासित अहमद का हाथ पकड़ते हुए क्लास की जानिब चल दिया, जबकि अरूज हमन को की तरह बासित को देखने लगी और हुमा ने मशकूक नज़रों से अरूज को देखा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों बोला। इसकी तो ऐसी की तैसी, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, मुझे दीवार बोल के गया है। अरूज गुस्से से पेचोताप खाती हुई बोली। हीर को होश आया तो उसने खुद को अनजान कमरे में पाया। कोई है? हीर उठते हुए बोली। न जाने वो कब से यहाँ थी और उसका सर भारी हो रहा था। हीर चकराते सर को संभालते हुए बिस्तर से उठी। कोई है? हीर दरवाज़ा पीटते हुए बोली। कुछ देर में दरवाज़ा खुला और एक औरत खाना लेके आई। बीबी जी ये खा लें, कुछ देर में साहब जी आ जाएंगे। वो औरत मेज़ पर खाना रखते हुए बोली, मुझे अपने घर जाना है। हीर जिद कर रही थी। देखें बीबी जी, जब तक साहब जी नहीं आ जाते आप कहीं नहीं जा सकती। वो औरत बाहर जाते हुए बोली, ये खाना ले जाओ, मुझे नहीं खाना। हीर अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो औरत अनसुनी करते हुए वहाँ से चली गई। खाना क्यों नहीं खाया तुमने? वजाहत हीर के पास बैठते हुए बोला, समझते क्या हो तुम खुद को? जाने दो मुझे। ये सब करके तुम मुझे अपने साथ रहने पर मजबूर नहीं कर सकते, समझे तुम? हीर चूकी। कूल बेबी कूल। इतना गुस्सा? छोटी सी तुम्हारी जान है, इतना गुस्सा कहाँ से लाती हो? कहीं तुमने खाना इसलिए तो नहीं खाया कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं? वजाहत शरारत से बोला, जस्ट शट अप, इतनी घटिया बातें मुझे पसंद नहीं, समझे? तुम जैसे लड़कों को अच्छे से जानती हूँ मैं। हर लड़की से खेलना तुम जैसे लड़कों की आदत है। प्ले बॉय हो तुम। एक तरफ मुझसे मोहब्बत के दावे करते हो, दूसरी तरफ नुमाना आपी से मोहब्बत और शामें किसी और के साथ रंगीन करते हो। तुम जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है
इंसान मौत को गले लगा ले। हीर गुस्से से चीख रही थी। क्या कहा तुमने? मैं प्ले बॉय हूँ? वजाहत हीर का हाथ पकड़ कर बोला। किसके साथ तुमने मुझे शामें रंगीन करते देखा है? चलो कोई नहीं, पहले तो नहीं, पर अब तुम्हारे साथ शामें अपनी रंगीन ज़रूर करूँगा। वजाहत हीर का बाजू मरोड़ते हुए बोला। हीर के चेहरे पर परेशानी के आसार उभरे, लेकिन उन्हें वो अगले ही पल छुपा गई। तुम क्या समझ रहे हो? तुम्हारी इन धमकियों से मैं डर जाऊंगी। मिस्टर वजाहत मलिक, गलतफहमी है तुम्हारी, समझे? तुम जैसे मर्द पर तो मैं थूकना भी पसंद ना करूं। अपनी ही इज्जत को ताक लगा कर बैठे हो। तुम्हें पता है, तारीख में पहली बार ऐसा लिखा जाएगा, एक शख्स अपने ही घर की ताक में था, अपनी ही इज्जत को तार तार किया उसने, एक मुहाफिज इज्जत का दुश्मन बन गया। वो क्या है ना, मर्द हो तो इस जोम में हो, लेकिन ऐसे मर्द से तो बेहतर है तुम नामर्द होते। मेरी एक बात याद रखना मिस्टर वजाहत मलिक, जब इस गुरूर से बाहर आओगे ना, तुम कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारे पास। किर्चियाँ भी इकट्ठी नहीं कर पाओगे और फिर तुम्हारे पास माँ सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होगा। हीर वजाहत का हाथ झटकते हुए बोली, जबकि वजाहत तो ऐसे खड़ा था कि मानो काटो तो बदन में लहू ना हो। इस वक्त वो पांचों कैफे में बैठे बातों में मसरूफ थे। हुमा, हाँ, मैं तेरे लिए कुछ लेके आई हूँ, अरूज बोली। क्या? हुमा ने पूछा। तेरे और हीर के लिए लाई थी, पर हीर तो आई नहीं, तो तू ले ले, हीर को कल दे दूंगी। अरूज बैग में कुछ ढूंढते हुए बोली। अरे, इधर ही तो रखी थी। जबकि अरूज के यूं ढूंढने पर अहमद, शहरी और बासत ने अपनी मुस्कुराहट समेटी। अरे, किधर गई? क्या? यार, मैं चॉकलेट्स रखी थी इधर, अरूज अब परेशानी से बोली। चॉकलेट्स तो सुबह में इनको भी खाते देखा था। हुमा अहमद लोगों की तरफ इशारा कर रही थी। हमने कुछ नहीं किया, हमें तो बासत ने दी थी, तुम्हारे बैग में से इसने निकाली थी। शहरी जल्दी जल्दी बोला, मुबादा वो कहीं उनका सर ही न फाड़ दे। तो क्या, हमें भूख लगी थी, हमने खा ली, खाने के लिए ही तो थी। बासत मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोला, जबकि अरूज दिल मिलाकर रह गई, लेकिन बोली कुछ नहीं। और ये खामोशी किसी तूफान का पेशखमा थी। इतनी आसानी से तो अरूज उनको माफ़ करने वाली नहीं थी। वजाहत की गाड़ी रात के दूसरे पहर तेज़ी से सड़क पर दौड़ रही थी। वो मुसलसल यूं ही सड़कों पर गाड़ी दोहरा रहा था। हीर की बातें मुसलसल उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने गलती की थी, लेकिन इस गलती की इतनी बड़ी सज़ा। निकाह के वक्त उसकी निकाह में मर्जी शामिल न थी। हीर वजाहत से 6 साल छोटी थी। वो बच्ची उसको बहुत पसंद थी, छोटी सी प्यारी सी, लेकिन बीवी के रूप में हरगिज़ नहीं। वजाहत मलिक, जिसकी हर ख्वाहिश ज़ुबान पर आने से पहले पूरी कर दी जाती थी, उसको मनपसंद बीवी चुनने की आज़ादी न दी गई। खुदा ने उसको हक दिया था कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना हमसफ़र चुन सकता, लेकिन उसके घर वालों ने उससे ये हक छीन लिया, तो उसकी ज़िद्दी तबीयत ने इस बगावत करने पर मजबूर कर दिया। हाँ, ठुकराया था उसने हीर को, उसने गलती की थी, पर इस गलती में बड़े भी तो बराबर के शरीक थे। वो मोहब्बत से उसको समझा सकते थे। मोहब्बत से तो बड़े बड़े लोगों को राम किया जा सकता है, तो उसकी ज़िद्दी तबीयत क्यों ना मानती। जबकि उसके घर वालों ने उसकी न सुनी, तो वो किसी की फरियाद कैसे सुनता। लेकिन खुदा गवाह था, उसने कभी अपने जुज्बों में किसी को हिस्सेदार नहीं बनाया था। इस निकाह के वो लाख खिलाफ सही, लेकिन निकाह के 2 बोलों में जो ताकत होती है, इस ताकत ने उसे भी मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया था। उसकी मोहब्बत पाकीज़ा थी, फिर हीर उस पर इतने बड़े इल्ज़ाम कैसे लगा सकती थी। वजाहत मलिक को अगर किसी चीज़ पर नाज था तो अपने स्ट्रॉन्ग करैक्टर पर, जिसकी आज मिसेस वजाहत ने धज्जियाँ उड़ा दी थी। उसके साथ ही शायद वजाहत की ज़ात भी बिखर गई थी। आंखों से मेरी इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात खाली नहीं जाती। अब उम्र न मौसम न वो रास्ता कि वो पलटे, इस दिल की मगर खाम ख्याली नहीं जाती। मांगे तू अगर जान भी, हंस के तुझे दे दें, तेरी तो कोई बात भी टाली नहीं जाती। आए कोई आकर तेरे ये दर्द संभाले, हमसे तो ये जागीर संभाली नहीं जाती। मालूम हमें भी हैं बहुत से तेरे किस्से, पर बात तेरी हमसे उछाली नहीं जाती। हमरा तेरे फूल खिलाती थी जो दिल में, अब शाम वही दर्द से खाली नहीं जाती। हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी, तुमसे तो कोई राह निकाली नहीं जाती। सुबह के वक्त वजाहत हीर के रूम में दाखिल हुआ। हीर वजाहत को देखते हुए जल्दी से पता नहीं क्या किया। तैयार हो जाओ, तुम्हें यूं नहीं छोड़ दूँ, वजाहत ज़मीन की तरफ देखता हुआ बोला और वापस चला गया। जबकि हीर तो इस काया पलट पर हैरान रह गई। जल्दी से फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ी। कुछ देर बाद वजाहत हीर के सामने मौजूद था। मैं तैयार हूँ, हीर जल्दी से बोली। नाश्ता कर लो। नहीं, मुझे भूख नहीं, उसको तो बस इस वक्त यहाँ से जाने की जल्दी थी। ओके, वजाहत बाहर की तरफ बढ़ गया। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। वजाहत खामोश था हीर की बेएतबारी को लेकर, जबकि हीर तो इस हिसाब से जान बख्श जाने पर बहुत खुश थी।
हीर। हुमा हीर को देखकर चिढ़ी और भागकर हीर के गले लग गई। कल क्यों नहीं आई थी? घर में कुछ काम था, हीर सच को छुपाते हुए बोली। ओके चल, वजाहत सर की क्लास है। हुमा हीर का हाथ पकड़ते हुए बोली। नहीं, मेरा मूड नहीं, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, तुम लोग जाओ। श्योर? हुमा हीर की तरफ देखते बोली। ओके। वजाहत क्लास में आया तो उसकी नज़रें मुसलसल हीर को ढूंढ रही थी, लेकिन वो शायद क्लास में मौजूद नहीं थी। उसकी दोस्तें मौजूद थी। अगर वो क्लास में होती तो उनके साथ ही बैठी होती। इसका मतलब था वो क्लास लेने ही नहीं आई। इस बात ने वजाहत की परेशानी और बढ़ा दी थी। बासित, कैंटीन की तरफ आ जाओ, अहमद फ़ोन कान को लगाकर बोला। बासित? हीर ने ज़ेरे लब दोहराया। बासित का नाम बासित है या अब्दुल बासित? माई सेल्फ अब्दुल बासित। बासित भी उनके पास बैठता हुआ बोला। तो फिर आपको सब बासित क्यों कहते हैं? शॉर्टकट शेरी मज़े से बोला। लेकिन बासित तो अल्लाह का सिफाती नाम है ना? हीर सब की तरफ देख कर बोली। तो क्या इंसान इस काबिल है कि उसको रब के सिफाती नाम से बुलाया जाए? अब्दुल का मतलब है बंदा, यानी अब्दुल बासित का मतलब हो गया बासित का बंदा, और बासित तो रब का नाम है, मतलब है रब का बंदा। तो फिर क्या बासित पुकारना जायज़ है? हीर की बात पर वो चारों हमनको की तरह हीर को देख रहे थे। सब शर्मिंदा नजर आ रहे थे। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे जो ठीक लगा मैंने बता दिया। बाकी गलतियां तो इंसानों से होती हैं, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हीर मुस्कुरा कर बोली। वो सब भी मुस्कुरा कर हीर की तरफ देखने लगे। फिर यूं हुआ कि साथ तेरा छोड़ना पड़ा, साबित हुआ कि लाज़िम मलज़ूम कुछ नहीं। फिर यूं हुआ कि रास्ते यकजा नहीं रहे, वो भी अनापरस्त था, मैं भी अनापरस्त। फिर यूं हुआ कि हाथ से कशकोल गिर गया, खैरात लेके मुझसे चला तक नहीं गया। फिर यूं हुआ कि दर्द की लज्जत भी छिन गई, इस शख्स मोम से मुझे पत्थर बना गया। फिर यूं हुआ कि लब से हंसी छीन ली गई, फिर यूं हुआ कि हंसने की आदत नहीं रही। फिर यूं हुआ कि ज़ख्म ने जागीर बना ली, फिर यूं हुआ कि दर्द मुझे रास आ गया। फिर यूं हुआ कि वक्त के तेवर बदल गए, फिर यूं हुआ कि रास्ते यकसर बदल गए। फिर यूं हुआ कि हश्र के सामान हो गए, फिर यूं हुआ कि शहर बेआबान हो गए। फिर यूं हुआ कि सब्र की उंगली पकड़ के हम इतना चले कि रास्ते हैरान हो गए। क्यों हीर क्यों? इतना बुरा तो नहीं हूँ मैं जितना बुरा तुम समझती हो। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तो खुद से भी नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा। क्या हुआ वजाहत बच्चे? मैं 2 दिन से देख रही हूँ तुम काफ़ी परेशान हो। दादो क्यों कर रही है वो मेरे साथ ऐसा? मुझसे गलती हो गई, इस गलती की मुझे इतनी बड़ी सज़ा तो ना दे। वो मुझे प्ले बॉय समझती है, मुझे कैरेक्टरलेस समझती है। बताएं दादो, क्या मैं ऐसा हूँ? मुजाहिद मलिक इस वक्त अपनी मोहब्बत के लिए बीजान की गोद में सर रखे सिसक रहा था। मेरे बच्चे, हौसला रखो, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। वो भी नादान है, उसको संभलने का मौका दो, सब ठीक हो जाएगा। बीजान मुजाहिद को समझा रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? हुमा अहमद का गिरबान पकड़ते हुए बोली। क्या करने की? अहमद परेशानी से बोला, जबकि बाकी सब भी परेशानी से हुमा को देख रहे थे। हुआ क्या है, छोड़ो इसे। हीर अहमद का गिरबान छुड़वाते हुए बोली। अब बताओ क्या किया है इसने जो तुम सुबह सुबह आग बरसा रही हो? हीर हुमा को बिठाते हुए बोली। इस गधे ने मेरे घर रिश्ता भेजा, लोफर कहीं का। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर रिश्ता भेजने की? इनके साथ 2 मिनट हंस के क्या बोलो, ये समझते हैं कि लड़की हमारी हुई। जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं इसको। हुमा एक बार फिर से अपनी जगह से उठते हुए बोली, जबकि हुमा का इल्ज़ाम सुनकर अहमद के सर पर लगी तलवार पर बुर्जी। ओह हेलो मैडम, तमीज़ से रिश्ता भेजा है, कोई गुनाह नहीं किया, समझी? और लोफर की क्या खूब कही। लोफर होता ना तो प्रपोज करता और फिर तुम्हें लेके पार्कों में घूमता, होटलिंग करता, अपने कुछ दिन रंगीन करता और तुम्हें चलती करता। पर मैंने मोहब्बत की है और इज्जत दी है, समझी तुम? अहमद गुस्से से बोला। और वैसे भी मेरी दादू कहती हैं जिस घर में बेरी हो उस घर में पत्थर तो आते ही हैं। क्यों अरूज? अहमद के चुप होने पर शहरी किसी सियाने की तरह बोला और साथ ही अरूज से ताईद चाही। तुम मुंह बंद रखो अपना। हुमा शहरी से कहते हुए वहाँ से चल दी, जबकि हीर और अरूज भी हुमा के पीछे हो लिए और दूसरी तरफ अब्दुल बासित और शहरी अहमद को घेर कर बैठ गए। अबे साले, बात इधर तक पहुँच गई और तूने हमें बताया भी नहीं। शहरी दांत किचकिचा रहा था। जिधर तक पहुँची थी पहुँच गई, आगे नहीं पहुँचती। अहमद मुंह बसूर कर बोला। अच्छा, ये रिश्ते वगैरह का सब क्या चक्कर है? अब्दुल बासित ने सवाल किया। अरे यार, वो घर वाले मेरी शादी के चक्करों में थे। उन्होंने कहा था बेटा कोई पसंद है तो बता दो। मुझे ये अच्छी लगती थी, मैंने घर वालों को बता दिया, घर वाले रिश्ता ले गए। अब मुझे क्या हाँ, अब तुझे क्या खबर थी कि तुम्हारी चॉइस कितनी ख़राब है? शहरी अहमद का जुमला उचक कर बोला। मुंह बंद कर अपना, जितनी अच्छी तेरी चॉइस है इसका भी इल्म है मुझे। अहमद मुंह बनाकर बोला, जबकि अहमद की बात पर शहरी की सीटी गुम हुई। क्या था ये सब? ये तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी? हीर तहम्मुल से बोली। व्हाट तमाशा? हीर
तुम मुझसे कह रही हो मैंने तमाशा किया है। हुमा गुस्से से बोली, तमाशा तो उस अहमद ने किया, उसको ज़रा भी शर्म नहीं आई, मेरे घर रिश्ता भेजा उसने। हुमा तिलमिलाकर बोली, रिश्ता ही भेजा है, कोई गुनाह तो नहीं किया। अगर उसने तुमसे मोहब्बत की है तो शरीफों की तरह तुम्हारे घर रिश्ता भेजा है। तुझे नहीं पसंद तो तुम इनकार कर दो, इनकार का हक तो तुम्हारे पास है ना। वो तो नहीं छीना उसने तुमसे। अब की बार हीर भी गुस्से से बोली, इनकार हक, कौन से हक की बात कर रही हो? हमारे माशरे में औरत को ऐसा कोई हक नहीं मिलता, वो सिर्फ हुक्म सुनने के लिए और कुर्बानियाँ देने के लिए बनी है। हमारे माशरे में लड़की से ये नहीं पूछा जाता कि उसे ये रिश्ता पसंद है या नहीं, बल्कि उसे फैसला सुनाया जाता है। और अगर 10 में से कोई एक लड़की इनकार कर दे तो वो लड़की बदचलन बन जाती है, बेशक इनकार की कोई भी वजह हो। औरत को यहाँ कोई हक नहीं दिया जाता, उससे सिर्फ कुर्बानी मांगी जाती है। अगर बेटी है तो बाप की ख्वाहिश के लिए, बाप की इज़्ज़त के लिए, बाप की मजबूरी के लिए सर झुका देती है। बहन है तो भाई की खुशियों के लिए खामोश हो जाती है। बीवी है तो शोहर की कुर्बानी खुशियों की खातिर अपनी ख्वाहिश को दफन कर देती है। माँ है तो अपनी ममता के लिए अपनी खुशियों का गला घोंट देती है। इन सब में उसकी खुशी किधर जाती है? क्या उसके पास दिल नहीं होता? उसकी खुशियों की खातिर कोई कुर्बानी नहीं देता? इससे कोई नहीं पूछता कि इसकी भी कोई ख्वाहिश है कि नहीं। हुमा चीख कर बोली थी, जबकि हीर दम साधे सुन रही थी और सोच रही थी ये शोख लड़की अंदर से कितनी गहरी है। और सच ही तो कह रही थी वो। उसके साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, उसे भी हुक्म सुनाया गया और फिर क्या हुआ, ठुकरा दी गई वो। हमारे माशरे का ये भी तो एक अलमिया है। हुमा, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ये हक दिया है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं तो मैं इनकार कर दूंगा। अहमद जो कब से पीछे खड़ा सुन रहा था, उसने हुमा को जवाब दिया, हुमा तुम मेरी मोहब्बत हो और मेरे मुताबिक मोहब्बत पा लेने का नाम नहीं, बल्कि महबूब की खुशी का नाम है। जिसमें तुम्हारी खुशी है वो ही मेरी खुशी होगी। अहमद ये कहकर वहाँ से चल दिया। मेरे लिए सब छोड़ के तेरी ना रही मैं, दुनिया भी गई इश्क में, तुझसे भी गई मैं। एक सोच में गुम हूँ तेरी दीवार से लगकर, मंजिल पे पहुंचकर भी ठिकाने न लगी मैं तेज़ हवा में भी भगोले की तरह थी। आया था मुझे तैश मगर झूम उठी मैं, इस दर्जा मुझे खोखला कर रखा था गम ने। लगता था गई अब के गई मैं। एक धोखे में दुनिया ने मेरी राय तलब की, कहते थे कि पत्थर हूँ मगर बोल पड़ी मैं। तुम्हें क्या हुआ है? हीर ने अरूज से पूछा। यार हाँ बोलो, इधर रिश्ते भी आगे और एक हम हैं कि हमें कोई मुंह भी नहीं लगाता। अरूज मुंह बसूर को बोली, 20 साल की हो गई हूँ, मजाल है किसी ने मजाक में भी प्रपोज किया हो। प्रपोज तो दूर की बात, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। अरूज मस्कीनियत से बोली, जबकि अरूज के अंदाज पर हुमा की भी हंसी निकल गई। हंस लो, अपना भी वक्त आएगा। अरूज हीर और हुमा को हंसते हुए देखकर बोली, क्या ख्याल है फिर प्रपोज करवा दे तुझे भी? हुमा जल्दी से बोली, मुझे किसने करना है प्रपोज, हाय मेरे छोटे छोटे गम। अरूज मुँह बसूर कर बोली, शहरी और अब्दुल बासित बिल्कुल फ्री हैं, जिससे कहेगी उसी से करवा देंगे। इन दोनों को चश्मा तो नहीं लगा हुआ? अरूज ने जवाब दिया। क्या मतलब? हुमा ने हवनको की तरह सवाल किया। मतलब ये कि इन दोनों की नज़र सही है। अब मुझे तो वही प्रपोज करेगा जिसकी नज़र ख़राब हुई। अरूज मासूमियत से बोली, अरे नहीं यार, जिसकी चॉइस ख़राब हुई वो भी कर सकता है। अब की बार हीर बोली और साथ ही हीर और हुमा कहा लगाकर हंसने लगी। अरूज पहले तो कुछ देर हुमा और हीर को घूरती रही, फिर उनके साथ मिलकर हंसने लगी। 1000 साकी बदल के देखे, 1000 जामों को चख के देखा, मिली ना मुझको वो मैं दोबारा जो जाते जाते पिला गए वो। सुना है ठुकराए गए हो। वजाहत जो अपने कमरे में जा रहा था, नुमाना की बात सुनकर रुक गया। वो अच्छी तरह समझ गया था वो किस हवाले से बात कर रही है, लेकिन उसे ये बात बताई किसने? ये बात सिर्फ उसके हीर और दादू के दरमियान थी। यकीनन उसे हीर ने ही बताया था। तुम्हें इससे क्या? वजाहत ने पलटकर जवाब दिया, मुझे ही तो सब कुछ है। हीर को छोड़ो, हम अपनी राहों में आपके मुंतज़िर खड़े हैं। और इस 2 टके की लड़की में ऐसा है ही क्या? ना उसे पहनने का सलीका है ना ओढ़ने का। स्टूपिड गर्ल। नुमाना नाक सुकेर कर बोली। मिस नुमाना, मुँह संभाल कर बात करें। अगर आज के बाद मैंने तुम्हारी ज़ुबान से हीर के लिए ऐसे अल्फाज सुने तो मैं भूल जाऊँगा कि औरत हो तुम, और मेरा तुमसे क्या रिश्ता है। वजाहत घबरा कर बोला, तुम उस 2 टके की लड़की को मुझ पर फोकियत दे रहे हो। शट अप, वजाहत चिल्लाया। वजाहत की आवाज़ में गुस्सा देखकर नुमाना एक पल के लिए खामोश रह गई और वजाहत गुस्से से वहाँ से वॉक आउट कर गया। क्या हुआ? हीर ने अरूज को परेशानी से इधर उधर घूमते देखकर पूछा। मेरा बैग नहीं मिल रहा। अरूज परेशानी से बोली, किधर रखा था? हीर ने सवाल किया। यार यहीं तो रखा था, 1 मिनट में गायब हो गया। अरूज इधर उधर मुस्तलाशी निगाहों से देख रही थी। तुम क्यों परेशान हो रही हो? इसमें कौन सा सोना था जो गुम हो जाता?
हुमा अरूज को परेशान देख कर बोली, इसमें मेरा ID कार्ड था, इसके बगैर तो निकाह भी नहीं होना मेरा। अरूज परेशान सी बोली, जबकि अरूज की बात पर शहरी को खांसी का दौरा पड़ा। जबकि अब्दुल बासित ने शहरी को घूरा, जिसके पास मेरा बैग हुआ ना उसी से निकाह करना है मैंने। अब की बार अरूज तंग आकर बोली। अरूज की बात पर जहाँ शहरी की सीटी घूमी हुई वहीं अब्दुल बासित के रंग उड़े। बाजी ये ले अपना बैग। अब्दुल बासित अपने बैग से अरूज का बैग निकालते हुए बोला, जबकि अब्दुल बासित के अरूज को बाजी कहने पर हीर और हुमा की हंसी निकल गई। देखें बाजी, आपको बर्दाश्त करने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, जो कि मेरे पास हरगिज़ नहीं। अब्दुल बासित इंतहाई मुअद्दब अंदाज में बोला। जबकि अब्दुल बासित के यूँ कहने पर सब ने कहके लगाए। अरूज दिल मिलाकर रह गई। हुमा बेड पर लेटी थी कि हीर ने आवाज़ दी। हाँ, क्या सोचा फिर? हीर ने पूछा। किस बारे में? हुमा ने सवालिया नज़रों से हीर की तरफ देखा। तुम अच्छे से जानती हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूँ? हुमा ने परेशानी में जवाब दिया। देखो हुमा, अहमद अच्छा लड़का है, हमारे साथ उसका काफ़ी वक्त गुजरा है। हमने उसे कैरेक्टर में कोई कमी नहीं देखी। पढ़ा लिखा है, गुड लुकिंग, और सबसे बढ़कर तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारी राय को ज़रूरी समझता है, तुम्हें अहमियत देता है, और तुम जानती हो वो तुम्हारी आवाज़ बन सकता है, तुम्हारे लिए इस माशरे से लड़ सकता है। हीर हुमा को समझाते हुए बोली। क्या मतलब? हुमा ने उलझते हुए सवाल किया। मतलब ये कि वो तुम्हें बोलने की आज़ादी दे रहा है, कल को तुम्हारी बेटी को नहीं देगा क्या? अगर तुम्हें कोई ऐसा शख्स मिले जो तुम्हारे हकूक़ भी पूरे ना कर पाए, लड़कियों को कमतर समझे, तो कल को क्या तुम उस शख्स से अपनी बेटी के हकूक़ के लिए लड़ सकोगी? नहीं ना। फिर तुम्हें अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी होगी अपने शोहर के लिए, और तुम्हारी बेटी को अपने बाप के लिए। हीर की बात पर हुमा किसी गहरी सोच में डूब गई। देखो हुमा, मेरा काम तुम्हें समझाना था, आगे जो तुम्हें बेहतर लगे। हीर हुमा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। हीर। हाँ, अरूज की आवाज़ पर हीर ने अरूज की तरफ देखा। यार मेरी एक कन्फ्यूजन दूर कर दो। कैसी कन्फ्यूजन? यार ये तुम इतनी मुश्किल बातें कैसे कर लेती हो? जबकि अरूज की बात पर हीर मुस्कुरा दी। हुमा। अहमद की आवाज़ पर हुमा रुक गई, जबकि हीर और अरूज क्लास की तरफ जल्दी। बताया नहीं तुमने? अहमद ने संजीदगी से सवाल किया। किस बारे में? हिमा ने मासूमियत से पूछा। तुम जानती हो मैं किस बारे में पूछ रहा हूँ? अहमद नज़रें झुकाकर बोला। मैं अपने घर वालों को जवाब दे चुकी हूँ। हुमा नज़रें झुकाकर बोली और वहाँ से जल्दी। जबकि अहमद ने परेशानी से उसे जाते हुए देखा। पता नहीं क्या जवाब दिया। अहमद परेशानी से बोला। किसी की रुकती हुई सांस ने चल पड़ना है, तुम्हें तो सिर्फ ज़रा हंस के बात करनी है। मामा। अहमद घर में दाखिल होते ही सफ़िया बेगम को आवाज़ें देने लगा। क्या हुआ? आते ही चिल्ला क्यों रहे हो? सफ़िया बेगम किचन से निकलते हुए बोली। मामा, हुमा लोगों की तरफ से क्या जवाब आया? बेटा अभी तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सफ़िया बेगम अपने हाथ साफ करते हुए बोली। मामा आप कॉल करके पता करें। अहमद बेचैन था। बड़ी बेसब्री हो रही है तुम्हें? सफ़िया बेगम अहमद को घूरते हुए बोली। प्लीज़ मामा करें ना कॉल, आप मेरी प्यारी मामा नहीं हैं। अहमद सफ़िया बेगम के पास बैठता हुआ बोला। अच्छा करती हूँ, ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके आप कॉल करें, मैं अभी फ्रेश होके आया। बस ये समझे यूँ गया और यूँ आया, अहमद चुटकी बताते हुए बोला। जबकि सफ़िया बेगम अहमद की बेताबी पर हंस दी और अहमद की हमेशा खुशियों की दुआ करते हुए हुमा के घर वालों को कॉल करने चल दी। मामा कॉल की आपने? अहमद सफ़िया बेगम के रूम में दाखिल होते हुए बोला। हाँ बेटा की है कॉल, लेकिन मामा लेकिन क्या? बताए ना। अहमद परेशानी से बोला। वो बेटा मामा वो क्या बोले? आप मुझे डरा रही हैं? उन्होंने हाँ कर दी है रिश्ते के लिए। क्या मामा आप सच कह रही हैं? अहमद शौक सा था। हाँ, सफ़िया बेगम ने हाँ में सर हिलाया। ओह माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। अहमद सफ़िया बेगम को गोल गोल घुमा रहा था। रब तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। सफ़िया बेगम अहमद के सर पर बोसा देते हुए बोली। दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। हमको फरियाद करनी आती है, आप सुनते नहीं तो क्या कीजिए। इन बुतों को खुदा से क्या मतलब? तौबा तौबा, खुदा खुदा कीजिए। रंज उठाने से भी खुशी होगी, पहले दिल दर्द आशना कीजिए। अर्ज़ शोखी निशाते आलम है, हुस्न को और खुदनुमा कीजिए। दुश्मनी हो चुकी बकदरे वफ़ा, अब हक़ के दोस्ती अदा कीजिए। मौत आती नहीं कहीं गालिब, कब तक अफसोस ज़िस्त का कीजिए। हीर जैसे ही अपने रूम से बाहर निकली, उसका किसी से तसादुम हुआ। आह! हीर सर पर हाथ रखते हुए बोली। सॉरी। वजाहत जल्दी से पीछे हटते हुआ बोला और हीर को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। शुक्रिया। हीर वजाहत के हाथ को इग्नोर करती हुई उठ खड़ी हुई। कैसी हो? हीर वहाँ से जाने ही लगी थी कि वजाहत की बात सुनकर रुक गई। आपसे मतलब? हीर की बात पर वजाहत लब भींच कर रह गया।
वजाहत को खामोश देखकर हीर वहाँ से चल दी, जबकि वजाहत ने तासुब से हीर को देखा। तेरे रुख मोड़ने पर सांसें रुक जाती हैं हमारी। हीर बच्चे, जी दादो, हीर मैं आज तुमसे कुछ मांगूंगी तो दोगी मुझे? दादो, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप हुक्म करें। बेटा, गलती इंसानों से होती है। अगर इंसान से गलती नहीं होगी तो उसे इंसान को कौन कहेगा? सबसे पहले गलती आदम ने की, तो हम भी तो उन्हीं की औलाद हैं। इब्ने आदम है, हम गलतियाँ हमारी विरासत में शामिल हैं। जी दादो, सही कह रही हैं आप। बेटा, एक इंसान अगर गलती करे और फिर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सुबह का भटका रात को घर आ जाए तो उसे भटका नहीं कहते, और खुदा भी माफ़ करने वालों को पसंद करता है। जानती हूँ दादो। जानती हो तो फिर वजाहत को माफ़ क्यों नहीं कर देती? दादो, ये मेरे बस में नहीं है। हीर सर झुकाकर बोली। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन ये नहीं कर पाती। हीर, अगर आज तुम एक इंसान को माफ़ नहीं कर पा रही तो अपने रब से कैसे माफ़ी की तवक्का रखोगी? बीजान ने सवालिया नज़रों से हीर को देखा। बीजान, वो रहमान है। हीर ने एक दलील दी। बेशक वो रहमान है, लेकिन वो साथ ये भी तो कहता है, तो ज़मीन वालों पर रहम कर, अर्श वाला तुम पर रहम करेगा। बीजान की बात पर हीर खामोश हो गई। देखो बेटा, हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि वो एक बुरे इंसान को कबूल ही नहीं करता। वो अच्छा बनना चाहे तो उसका माजी उसके मुंह पर मार दिया जाता है और उसे बुरा ही कहा जाता है, चाहे वो कुछ भी कर ले, और इसे मज़ीद बुरा बनने पर मजबूर कर देता है। अच्छे को तो हर कोई हंसकर गले लगा लेता है, बुरे शख्स को ही कोई गले नहीं लगाता। अगर लोग बुरों से प्यार करना शुरू हो जाएं तो माशरे से बुराई ही ख़त्म हो जाए। और मत भूलना कि तुम भी यही कर रही हो। मैं मानती हूँ कि वजाहत गलत था, लेकिन अब अगर वो अच्छा बनना चाहता है तो उसे वापस बुरा बनने पर मजबूर मत करना। बीजान जी कहते हुए हीर के पास से उठ गई, जबकि बीजान की बातों पर हीर दहल कर रह गई थी। मैं ही रह गई, अरूज मुँह बनाकर बोली। मतलब? हीर हैरानगी से बोली। मतलब ये कि यहाँ लोगों के दिन तय हो रहे हैं और हमें कोई पूछता भी नहीं। अरूज कनखियों से हुमा की तरफ देख के बोली, जबकि हीर ने अपनी मुस्कुराहट समेटी। अरे यार, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अहमद को इसमें पसंद क्या आया। मैं मर गई थी क्या? अरूज की बात पर हुमा ने उसे घूर कर देखा। चलो उठ, चाय बना के लेके आओ। हीर ने अरूज को वहाँ से चलता किया, वरना दोनों से कोई बैद न था कि लड़ना शुरू कर देती। माचिस नहीं मिल रही। अरूज ने किचन से आवाज़ लगाई। तो अपनी ज़बान से काम चला ले, तेरी ज़बान के होते हुए भला माचिस की क्या ज़रूरत? हुमा तरख कर बोली। कोशिश तो मैंने भी यही की थी। अरूज जल कर बोली। वैसे हीर है तो तू भी सिंगल? अरूज चाय बनाते हुए बोली। नहीं तो तुम्हें किसने कहा? हीर ने सवाल किया। क्या मतलब? हुमा और अरूज एक साथ बोली। मतलब ये कि मैं सिंगल नहीं हूँ बल्कि निकाहशुदा हूँ। हीर बड़े सुकून से बोली। व्हाट? ये क्या कह रही हो? अरूज परेशानी से बोली। सच कह रही हूँ। तुमने हमें अपनी शादी पर बुलाया भी नहीं। हुमा तासुब से बोली। कब हुआ तेरा निकाह? बचपन में। हीर सर झुकाकर बोली, जैसे कोई गुनाह सरजद हो गया हो। व्हाट? बचपन में? मतलब कैसे और क्यों? हुमा और अरूज के सवालात पर हीर ने उन्हें मुकम्मल बात बता दी, सिवाय अपने ठुकराए जाने के। जबकि हुमा और अरूज कुछ लम्हे के लिए खामोश रही। कितने दर्द सहे थे उनकी दोस्त ने, लेकिन फिर भी मुस्कुराती थी, किसी को कुछ महसूस नहीं होने देती थी। कोई और लड़की होती तो दिल बर्दाश्ता हो चुकी होती। कौन है वो खुशकिस्मत? अरूज बात बदलने को बोली। इससे पूछो कि वो खुशकिस्मत है या नहीं। ये बात सिर्फ हीर सोच सकी। कहाँ खो गई? अरूज ने हीर के कंधे से पकड़ कर हिलाया। आहा, कहीं नहीं। हीर संभल कर बोली। तो फिर हमें हमारे जीजा जी का नाम तो बता दो। अरूज शरारत से बोली। वजाहत। हीर ने यकलफ्ती जवाब दिया। वो वजाहत सर? हुमा शौक की सी कैफियत में थी। हाँ, हीर ने फिर से यकलफ्जी जवाब दिया। मतलब वजाहत सर तुम्हारे कज़न है? अब की बार अरूज बोली। हाँ, तुम लोग इतनी हैरान क्यों हो रही हो? हीर हुमा और अरूज की तरफ देखकर बोली। यार, उनके साथ तो तेरा 36 का आंकड़ा चलता है। तो पागल, जहाँ लड़ाई होती है प्यार भी तो वही होता है। हीर के बोलने से पहले अरूज बोली। ओ आई सी, तभी तेरी और अब्दुल बासित की लड़ाई होती रहती है। हुमा मज़े से बोली। शट अप, वो बाजी कहता है मुझे। मतलब कितना स्टूपिड है ना। किस एंगल से लगती हूँ मैं बाजी? अरूज मुंह बनाकर बोली, जबकि हीर ने इन दोनों का ध्यान खुद पर से भटकने पर खुदा का शुक्रिया अदा किया। तुम्हीं को ख़ास रखा है, तुम ही महसूस ठहरे हो। जगह अब भी वही पहली, अनायत पहले जैसी है। अभी भी मुंतज़िर हूँ मैं, अभी भी तेरी ख्वाहिश है। यहाँ कुछ भी नहीं बदला, रवायत पहले जैसी है। इसको क्या हुआ है? हुमा अहमद को देखकर बोली। मैंने तो सोचा था कि बहुत खुश होगा, पर ये तो मुझसे बात भी नहीं कर रहा। रब खैर करे। हुमा परेशानी से बड़बड़ाई, जबकि हुमा के यूँ बड़बड़ाने पर अहमद महफूज हुआ। इतनी बातें सुनाई थी उस दिन मुहतरमा ने, अब इतना क्रेडिट लेना तो मेरा भी बनता है। अहमद ने हुमा को देखकर सोचा और फिर से अपने मोबाइल पर मसरूफ़ हो गया, जबकि हुमा अपने इग्नोर होने पर दिल मिलाकर रह गई। समझता क्या है शोखा खुद को, मैं जैसे इससे बात करने के लिए मरी जा रही हूँ।
नहीं तो ना सही। हुमा अहमद को देखकर बुड़बुड़ाई, पर अंदाज खुद को दिलासा देने वाला था। हीर अपने ध्यान में लाइब्रेरी जा रही थी कि अचानक उसका पाँव मुड़ा और नीचे बैठ गई। हीर, क्या हुआ? वजाहत तो जो इधर से गुजर रहा था जल्दी से हीर की तरफ बढ़ा। आह, मेरा पाँव, हीर रोते हुए बोली। दिखाओ तो। वजाहत हीर का पाँव पकड़ते हुए बोला। नहीं छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। हीर रो रही थी। देखो, सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं। वजाहत के कहने पर हीर इर्द गिर्द देखने लगी कि वजाहत ने एकदम हीर का पैर मोड़ दिया। आह, हीर चिल्लाई। सही हो गया पाँव। वजाहत हीर को चुप करवाता हुआ बोला। वाओ, ये तो वाकई सही हो गया। हीर पाँव को हिलाते हुए बोली। थैंक यू, हीर उठते हुए बोली थी, जबकि वजाहत ने सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तफाक किया। हीर बेड पर लेटी मुसलसल बीजान की बातें सोच रही थी। सही तो कहा था उन्होंने, इतना बड़ा कोई गुनाह तो नहीं किया वजाहत ने जो उसे माफ़ी न मिलती। अगर आज वो वजाहत को माफ़ न कर सकी तो कल अपने रब से कैसे माफ़ी मांगेगी। हेलो बीजान, हीर ने बीजान को कॉल की। अरे बेटा, खैरियत? इस वक्त कॉल की? बीजान परेशानी से बोली। बीजान, वो मैं। बेटा, वो क्या? बीजान, मुझे वजाहत के बारे में बात करनी है। हीर की बात पर बीजान मुस्कुरा दी। हाँ बोलो, क्या बात है? बीजान, मैं इस रिश्ते को एक और चांस देना चाहती हूँ। हीर होले से बोली। मैं जानती थी मेरी बच्ची बड़ी समझदार है। बीजान मुस्कुरा कर बोली। आज मुझे अपनी तरबियत पर फ़ख्र हो रहा है। लेकिन बीजान, क्या हुआ बेटा? मेरी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? बीजान परेशानी से बोली। वजाहत को सीरियस होना पड़ेगा और अपनी रंगीन तबीयत से अजतनाब करना पड़ेगा। मैं वजाहत की रंगीन तबीयत अफोर्ड नहीं कर सकती। वजाहत तो क्या, मेरा शोहर कोई भी होता, मैं उसे दूसरी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब करने की इजाज़त हरगिज़ न देती। हीर तहम्मुल से बोली। और मेरी मोहब्बत का मेयार ये है, मेरा हमसफ़र भी नमाजी हो। ठीक है बेटा, मैं वजाहत से बात करूँगी। बीजान मुस्कुरा कर बोली। क्या हुआ हुमा, तुम परेशान क्यों हो? हीर हुमा को परेशान देख रही थी। यार, अहमद को पता नहीं क्या हुआ है। हुमा उदासी से बोली। क्या हुआ है? अरूज आगे को होते हुए बोली। यार, वो सुबह से मुझे इग्नोर कर रहा है, सीधे मुँह सलाम भी नहीं किया। हुमा रोने वाला मुँह बनाकर बोली। हाँ तो सही कर रहा है। अरूज मज़े से बोल रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा हुमा? हुमा अरूज को आंखें दिखाते हुए बोली। मतलब साफ है, इस दिन तुमने उसको इतना भाषण दिया था बिला वजह, अब इतना एटीट्यूड तो उसका भी दिखाना बनता है। क्या मतलब? हुमा हैरानगी से बोली। मतलब ये कि तुम मुझसे सॉरी करो। व्हाट? सॉरी? और वो भी मैं? कभी भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हुमा चीख कर बोली। क्यों सवाल पैदा नहीं होता? सॉरी करने से कोई छोटा बड़ा तो नहीं हो जाता। अगर एक सॉरी करने से कोई रिश्ता बच जाए तो इस सॉरी से बड़ी कोई चीज़ नहीं। गलती हर इंसान से होती है, पर बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी गलती का इतराफ़ करके माफ़ी मांग ली। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर माफ़ी मांगने से तुम्हारी इज़्ज़त नफ्स में कमी आ जाए तो तुम्हारी वो इज़्ज़त मेरे पास अमानत रहेगी, और खुदा की कसम मैं वो अमानत क़यामत के दिन तुम्हें लुटा दूँगा। और वैसे भी अगर तुम सॉरी कर लेती हो तो अब परेशान ना होती। सॉरी नहीं की तो परेशान हो, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि माफ़ी ना मांगने से और माफ़ ना करने से परेशानी बढ़ने के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए सुबह अहमद को सॉरी कर लेना। हीर हुमा को समझाते हुए बोली। ठीक है। हुमा हीर की बातों पर सर झुका गई। अहमद तो फिर उसका होने वाला शोहर था, उसे माफ़ी मांगने में क्या हर्ज था। वजाहत के रूम में दाखिल होते हुए बोली। बीजान, आप यहाँ? वजाहत बीजान को देखकर खड़ा हुआ। क्यों, मैं नहीं आ सकती यहाँ? अरे नहीं बीजान, आइए ना, मुझे बुलवा लेती। आप इतनी मुशक्क़त क्यों की आपने? तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी, सोचा खुद देख के आऊँ। कैसी खुशखबरी? बीजान वजाहत ने सवालिया नज़रों से बीजान को देखा। हीर तुम्हें एक चांस देने को तैयार है। बीजान ये कहकर थोड़ा सा रुकी। बीजान, आप सच कह रही हैं? वजाहत खुशी से बोला। हाँ, लेकिन क्या? बीजान वजाहत अब की बार परेशानी से बोला। हीर ने शर्त रखी है कि उसे दूसरी लड़कियों से अपने ताल्लुकात ख़त्म करने होंगे। क्या मतलब बीजान? कौन सी लड़कियों से ताल्लुकात और कैसे? वजाहत हैरानगी से बोला। ये तो तुम जानो या हीर, या वो लड़कियाँ, मुझे क्या इल्म। बीजान शाने ने बेनियाजी से बोली। अच्छा हाँ, अब मैं चलती हूँ। बीजान उठते हुए बोली। मतलब मोहतरमा जेलिस होती हैं मुझे किसी और के साथ देखकर? मोहब्बत की पहली निशानी है। वजाहत मुस्कुरा कर बोला। लेकिन उसने देखा मुझे किस लड़की के साथ है। वजाहत सोचने के अंदाज में बोला। मेरी तो किसी लड़की से दोस्ती भी नहीं। शायद मोहतरमा गलत फहमी का शिकार हो गई हैं। कोई नहीं, मिलकर ये गलत फहमी भी दूर कर लेंगे। वजाहत तख़य्युल में हीर को लाते हुए बोला था। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अहमद सुनो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हुमा ने अहमद को देख के आवाज़ दी। हाय, इस तरह से तखातुब पर कहीं मर ही ना जाऊँ, अहमद ने दिल में कहा और सवालिया नज़रों से हुमा की तरफ देखा और ख़ुद को मसरूफ़ शो करवाने की कोशिश की। वो मुझे देखिए मोहतरमा, मुझे इस वक्त ज़रूरी काम है।
آپ کی بات پھر سن لوں گا۔ احمد یہ کہہ کر ہما کی بنا سنے وہاں سے چل دیا، جبکہ ہما بل کھا کر رہ گئی۔ میں نے کہا وہ اجنبی ہے، دل نے کہا یہ دل لگی ہے۔ میں نے کہا وہ سپنا ہے، دل نے کہا پھر بھی اپنا ہے۔ میں نے کہا وہ 2 پل کی ملاقات ہے، دل نے کہا وہ صدیوں کا ساتھ ہے۔ میں نے کہا وہ میری ہار ہے، دل نے کہا یہی تو پیار ہے۔ کیا ہوا؟ اب تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ عروج نے ہما کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ احمر کا بچہ؟ واٹ، احمر کا بچہ بھی ہو گیا اور اس نے ہمیں بتایا بھی نہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اس نے تمہیں دھوکہ دیا؟ اس کی یہ مجال کہ میری دوست کے ساتھ دھوکہ کرے؟ عروج انتہائی ڈرامائی انداز میں بولی، جبکہ عروج کی باتوں پر ہما تل ملا کر رہ گئی۔ شٹ اپ عروج، ہما غصے سے بولی۔ اوکے جانو، عروج منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ تو ہے ہی منحوس، کبھی اچھا نہ بولنا، جب بولنا غلط ہی بولنا۔ ارے بھائی سچ بولتی ہوں، سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے۔ عروج اپنے ہونٹوں سے انگلی ہٹا کر بولی اور بات مکمل کر کے دوبارہ سے انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھ لی۔ ہائے لڑکیوں، کیا ہو رہا ہے؟ شہری اور عبدالباسط عروج لوگوں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے۔ کنچے کھیل رہے ہیں، کھیلو گے؟ عروج دانتوں کی نمائش کر رہی تھی، جبکہ عروج کی بات پر عبدالباسط اور شہری سر پٹا گئی۔ یار عروج، میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ شہری اپنی پیشانی پہ انگلی رکھتا ہوا بولا۔ کیا، کب، کیسے ہوا یہ سب؟ عروج پریشان سی صورت بنائے ہوئے بولی۔ کیا ہوا؟ شہری گھبرا کر بولا۔ خود ہی تو تم نے کہا ہے تم کچھ سوچ رہی ہو، اور سوچنے کے لیے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، جو میرے مطابق تمہارے پاس ہے ہی نہیں، پھر سوچا کیسے؟ اب ہر انسان اپنے مطابق ہی سوچتا ہے نا، تمہارے پاس نہیں تو تمہیں لگتا ہے شہری کے پاس بھی نہیں ہے؟ جواب شہری کی بجائے عبدالباسط نے دیا تھا۔ تمہارا قصور نہیں ہے، آج ناشتے میں تمہیں گھر سے جوتے پڑے ہیں۔ عروج نے اپنی بے عزتی کا حساب برابر کیا۔ اوہ میری بھی سن لو، میری بات تو راستے میں ہی رہ گئی۔ شہری ان کو لڑتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ ہاں بولو۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ عروج یار میں سوچ رہا تھا تم بھی سنگل ہو، میں بھی سنگل۔ ہاں تو؟ عروج نے سوالیہ نظروں سے شہری کو دیکھا۔ تو کیوں نہ موقع پر چوکا ہو جائے؟ کیسا موقع؟ عروج نے الجھ کر شہری کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ میرے لائف پارٹنر کے لیے بھی سیٹ خالی ہے، تمہارے لیے بھی خالی ہے؟ ایسا کرتے ہیں میں تمہارے لائف پارٹنر کی سیٹ فل کر دیتا ہوں، تم میرے کی کر دو۔ شہری بڑے سکون سے بولا، جیسے کوئی عام سی بات ہو۔ تم مجھے پرپوز کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ عروج شہری کی بات سمجھ کر بولی۔ نہیں تو؟ تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں تمہیں پرپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے میں تمہیں پرپوز کر چکا ہوں۔ شہری انتہائی سکون سے بولا۔ شہری کی بات پر ہما اور عبدالباسط نے ہوٹنگ کی، جبکہ عروج کے تیور دیکھ کر شہری نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ کیا ہوا، بھاگ کیوں رہی ہو؟ احمد شہری کو دیکھ کر بولا۔ وہ ایک چڑیل میرے پیچھے پڑ گئی ہے، اس سے بچ کے بھاگ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر شہری نے پھر سے دوڑ لگا دی۔ کون پڑا ہے شہری کے پیچھے؟ وہ کہہ رہا ہے میرے پیچھے ایک چڑیل پڑی ہے۔ احمد عروج کو روک کر بولا۔ واٹ، اس نے مجھے چڑیل کہا؟ عروج غصے سے بڑبڑائی۔ کیا ہوا؟ احمد نے پوچھا۔ آپ اوروں کی بجائے اپنی ہونے والی بیوی پر دھیان دیں، عروج ترخ کر بولی، جبکہ احمد حیران سا کھڑا رہ گیا کہ اس نے کیا ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنی ہونے والی بیوی کا دیدار کرنے چل دیا۔ ناراضگی اپنی جگہ، دیدار اپنی جگہ۔ عبدالباسط مارکیٹ کچھ ضروری چیزیں لینے آیا تھا کہ اچانک کسی سے ٹکرایا۔ اندھے ہو کیا، دکھائی نہیں دیتا؟ وہ لڑکی چیخ کر بولی۔ جہاں دیکھو لڑکیوں سے ٹکراتے رہتے ہو، اگر غلطی سے ٹکراتے ہو تو آج تک کبھی کسی آنٹی سے یا کسی لڑکے سے کیوں نہیں ٹکرائے؟ ہمیشہ لڑکیوں کو دیکھ کر ہی ٹکراتے ہو، جبکہ عبدالباسط خاموشی سے اس کے ہلتے ہوئے لب دیکھ رہا تھا۔ او ہیلو مسٹر، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اس لڑکی کے کہنے پر عبدالباسط ہوش میں آیا۔ جی آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ عبدالباسط نے معصومیت سے پوچھا۔ چھوڑ نعمانہ، چل یہاں سے، نعمانہ کی دوست نعمانہ کو کھینچتے ہوئے بولی۔ نعمانہ، عبدالباسط نے نعمانہ کا نام زیر لب دہرایا۔ رخ پہ زلفوں کا خوب ڈیرا ہے، تیرگی میں چھپا سویرا ہے، میں بھی بدنام ہو گئی آخر، اس میں سارا قصور تیرا ہے، سار تیرے ہجوم لوگوں کا، کیسے کہہ دوں فقط تو میرا ہے، سب کے دل میں اتر گیا ہے جو شیر وہ بھی حضور میرا ہے۔ چاند بدلی میں چھپ گیا ہے کرن، اس نے زلفوں پہ ہاتھ پھیرا ہے۔ ہیر سنو۔ جی؟ ہیر رک کر بولی۔ بی جان کہہ رہی تھی آج گھر آ جانا، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہیں ڈراپ کر لوں۔ وجاہت رک کر بول رہا تھا۔ جی اچھا، ہیر آہستہ آواز میں بولی اور وہاں سے چل دی۔ بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، آنا تو میرے پاس ہی ہے نا۔ وجاہت ہیر کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تھک جائے گی جب وہ دنیا کی ٹھوکروں سے، وہ دھیرے سے میرے سینے سے آ لگے گی۔ چلیں؟ وجاہت گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ ہیر نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلایا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ وجاہت نے ہاتھ بڑھا کر میوزک آن کر دیا۔ مجھے عشق سکھا کر کے رخ موڑ تو نہ لوگے، رکھو ہاتھ میرے دل پر، کہو کبھی چھوڑ تو نہ دوگے۔ گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک گونجنے لگا۔ وجاہت نے ایک چور نظر ہیر پر ڈالی، لیکن وہ باہر دیکھنے میں مصروف تھی، تو وجاہت نے بھی دھیان ڈرائیونگ کی طرف لگا دیا۔ آپ نے گاڑی یہاں کیوں روکی؟ ہیر ایک ریسٹورینٹ کے
गाड़ी रुकते हुए बोली, यहाँ हम मूवी देखेंगे। वजाहत बड़े सुकून से बोला, व्हाट, यहाँ होटल में मूवी? हीर हैरानगी से बोली, अब तुमने सवाल ऐसा किया तो मैं जवाब भी ऐसा ही दूंगा ना। होटल आए हैं तो यकीनन खाना खाएंगे। मुझे भूख लगी है और तुमसे कुछ बात भी करनी है। बात घर जाके भी कर सकते हैं। वजाहत हीर की बात अनसुनी करके होटल की तरफ बढ़ गया तो मजबूरन हीर को भी वजाहत के पीछे चलना पड़ा। अब क्या हुआ है? तुम्हारी तो दरीना ख्वाहिश पूरी हो गई है। हुमा अरूज को देखते हुए बोली, यार वो बात नहीं है। अरूज मुंह बनाकर बोली, क्या मतलब? यार मतलब ये कि इतना फजूल तरीका प्रपोज करने का। क्या क्या ख्वाब थे मेरे? अरूज उदासी से बोली, बाजी ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आए, ये हकीकी दुनिया है। हुमा अरूज के सर पर चपत लगाकर बोली, वैसे इसके अलावा तो और कोई मसला नहीं है। फ़ोन के स्पीकर से अचानक शेरी की आवाज़ गूंजी, ये क्या था? अरूज हैरानगी से बोली, यार मुझे शेरी ने फोर्स किया था। हुमा मासूमियत से कह रही थी, जबकि अरूज ने हुमा को घूर कर देखा और हुमा के हाथ से फ़ोन पकड़कर कॉल बंद कर दी। वजाहत और हीर टेबल पर आमने सामने बैठे थे। बोले, क्या बात करनी है? कुछ देर की खामोशी के बाद हीर बोली, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले खाना ऑर्डर कर लें, बहुत भूख लगी है। वजाहत इर्द गिर्द देखते हुए बोला। वजाहत की बात पर हीर खामोश हो गई। तुमने भी जान से ये क्यों कहा कि मैं दूसरी लड़कियों को छोड़ दूँ? वजाहत खाना ऑर्डर करने के बाद बोला, क्यों मुश्किल लग रहा है? हीर बर्जस्ता बोली, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। वजाहत सफाई पेश करते हुए बोला, तो क्या मतलब था आपका? आप खुद ही बता दें। हीर आईब्रो उचका कर बोली, मेरा मतलब था मेरा किसी लड़की से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? ओहो मिस्टर वजाहत, आप तो झूठ भी बहुत अच्छा बोल लेते हैं। यकीन करें, इस वक्त मैं आपके झूठ पर यकीन कर चुकी होती अगर मैंने सब अपनी आंखों से ना देखा होता। हीर तंज के तीर चलाते हुए बोली, अरे यार क्या देखा है? मुझे भी तो बताओ। अब की बार वजाहत झुंझलाकर बोला। इससे पहले कि हीर कुछ बोलती, वेटर खाना सर्व करने लगा। वेटर को देखकर हीर खामोश हो गई। वो, वाओ, काफ़ी अच्छी पढ़ाइयाँ कर रहे हो हीर। हीर के बोलने से पहले नुमाना हीर के टेबल पर आ गई। आप यहाँ? हीर नुमाना को देखकर खड़े होते हुए बोली, हाँ मैं यहाँ। मैं तो यहाँ अपनी दोस्तों के साथ आई थी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ डेट पर आई हो। नुमाना नखवत से बोली, तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। मज़ाहिर तो बड़ी नेक बनती हो, लेकिन मिस नुमाना मुँह संभाल कर बात करें। मैं आपको पहले ही तंबीह कर चुका हूँ, मुझसे और हीर से दूर रहें। लेकिन शायद आपकी ऊपर वाली खोपड़ी खाली है, जो कि बात समझ ही नहीं आती है आपको। और हीर के डेट पर आने से कोई मसला है आपको? वो अपने शोहर के साथ आई है, किसी गैर के साथ नहीं। और बीजान जानती हैं, इसलिए आइंदा हीर के किरदार पर बात करने से पहले एक दफ़ा अपनी तरफ देख लीजिएगा। आज के बाद आपने हीर से ऐसे बात की तो मैं भूल जाऊँगा कि आप मेरी कज़न हैं। नुमाना इतनी इंसल्ट पर गुस्से से वहाँ से वॉकआउट कर गई, जबकि हीर हैरत का मुजस्मा बने सब देख रही थी। वजाहत ने बाजू से पकड़कर हीर को बिठाया और पानी दिया। हीर एक ही सांस में सारा गिलास पी गई। चलो खाना खा लो। वजाहत बात बदलने को बोला, मुझे भूख नहीं है, घर चले प्लीज़। हीर खुद पर काबू पाते हुए बोली, ओके चलो। वजाहत हीर की तबीयत देखकर बोला। वजाहत टेबल पर बिल रखकर हीर का हाथ पकड़ वहाँ से निकलता चला गया। अहमद बात सुनो। हुमा अहमद के सामने आते हुए बोली, जी बोले। अहमद बेरुखी से बोला, सॉरी। हुमा नज़रें झुकाकर बोली, वो किस लिए? अहमद संजीदगी से बोला, वो उस दिन मैंने इतनी बदतमीज़ी की थी इसलिए। ओह, तो आपको याद है कि आपने बदतमीज़ी की थी? मैंने तो सोचा अब तक भूल चुकी होंगी। अहमद तंज़िया अंदाज में बोला, वो इस दिन मैं गुस्से में सब कह गई थी, अब सॉरी भी तो बोल रही हूँ। शुक्रिया मोहतरमा, आपने सॉरी बोला। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं उतार पाऊँगा। इतनी बड़ी करम नवाजी की है आपने। आप मुझे बताती, मैं खुद आकर आपके कदमों में गिरकर माफ़ी मांगता। तमीज़ से ज़्यादा फ्री हो रहे हो, सॉरी कर रही हो तो ऊपर से बातें सुना रहे हो। नहीं तो ना से भाड़ में जाओ, इज़्ज़त हजम ही नहीं हो रही तुम्हें। हुमा गुस्से से बोली, जबकि हुमा की बात पर अहमद गड़बड़ा गया और महसूस किया कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया है। अरे यार सुनो तो, मजाक कर रहा हूँ। अहमद जल्दी जल्दी बोला, अगर ये मजाक था तो बहुत ही घटिया था। हुमा चिढ़कर बोली, वो मैं नाराज़ तो नहीं था, ना ही गुस्सा था। मैंने सोचा कि चलो इज़्ज़त मिल रही है तो थोड़ा भाव खा लेते हैं, पर मैं ये भूल गया था तुम जंगली बिल्ली हो। व्हाट, तुमने मुझे जंगली बिल्ली बोला? हुमा गुस्से में थी। नहीं, मैंने तो अपनी फ्यूचर वाइफ को बोला है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम? अहमद आई ब्रो उचका कर बोला, नहीं तो। लेकिन जैसे ही अहमद की बात समझ में आई तो हुमा ने अहमद को घूर कर देखा, जबकि अहमद ने कहा लगाया। क्लास स्टार्ट होने में अभी 10 मिनट थे, लेकिन सारी क्लासरूम में मौजूद थी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास सर आसिम की थी और सर आसिम 1 मिनट लेट आने पर क्लास में आने की इजाज़त न देते। सब अपनी अपनी खुशगपियों में मसरूफ़ थे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, शैरी स्टेज पर खड़ा हुआ बोला। शैरी की आवाज़ पर मुड़कर सबने शैरी को देखा। अरूज, विल यू मैरी मी? शैरी अरूज के सामने घुटनों पर बैठकर बोला। शैरी की बात पर सबने हुटिंग की और अरूज को यस कहने को बोला। बोलो अरूज, क्या मेरी हमसफ़र बनना पसंद करोगी?
बोलो मेरी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाओगी। शहरी की बात पर अरूज ने हाँ में सर हिलाया और अपना हाथ शहरी के हाथ में रख दिया। सारी क्लास शूटिंग कर रही थी। चलो सब मुझे मुबारकबाद दो कि मिस अरूज सारी उम्र के लिए मेरा सरदर्द बनने को तैयार है। शहरी शरारत से बोला। शहरी की बात पर अरूज ने शहरी को घूरा जबकि बाकी सारी क्लास ने कह लगाए। सोच रहा हूँ छोड़कर शेरो शायरी, तेरे निचले होंठ पर किताब लिखूँ। आज अहमद और हुमा के निकाह की सेरेमनी थी। तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही थी। हीर और अरूज एक दिन पहले ही हुमा के घर मौजूद थी जबकि अब्दुल बासित और शहरी बारात के साथ आ रहे थे। हुमा ने रेड मैक्सी पहनी थी। लाइट से मेकअप के साथ हुमा बहुत खूबसूरत लग रही थी। वाओ मिस समाइमा, आपके हाथ में तो जादू है। अरूज पार्लर वाली को देख रही थी। आपने तो इस चुड़ैल को परी बना दिया। अरूज हुमा को तंग करने की खातिर बोली जबकि हुमा ने अरूज को घूरा। हुमा बहुत प्यारी लग रही हो, आज तो अहमद गया। हीर भी हुमा को तंग करते हुए बोली। हीर की बात पर हुमा ब्लश कर गई। ओए होए, यहाँ तो शर्माया जा रहा है। आज अहमद तो नहीं बच सकेगा। अरूज मज़े से बोली। लगता है बारात आ गई। हीर बाहर से आती आवाज़ों को सुनकर बोली। हाँ मुझे भी लग रहा है, चलो चल कर देखते हैं। हीर अरूज की बात की तायीद करते हुए बोली और दोनों बाहर की तरफ चल गई। हुमा तुम नहीं चलोगी अपनी बारात देखने? अरूज आंखों में शरारत लिए बोली। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हुमा अपनी खिफत मिटाने की कोशिश कर रही थी। हीर और अरूज दोनों ने हुमा जैसी ही मैक्सी पहनी थी लेकिन दोनों की मैक्सी ब्लैक थी। लाइट मेकअप के साथ दोनों बहुत खूबसूरत लग रही थी। अरे यार देख, आज तो तेरा वेलकम करने पट्टियाँ उतरी हैं। शहरी अरूज को देखते हुए अहमद के कान में घुसकर बोला। हाँ तुझे तेरे वाली नज़र आ गई ना, इसलिए पड़ियाँ नज़र आ रही हैं। मेरे वाली पता नहीं किधर है। अहमद मुंह बनाकर बोला। सब्र रखो, तुझे तेरे वाली नज़र आ जाएगी। एक मैं ही हूँ जिसकी वाली नज़र नहीं आ रही। अब्दुल बासित मुंह बनाकर बोला। अब्दुल बासित की बात पर अहमद और शहरी दोनों ने अपनी बत्तीसी दिखाई। हीर फूलों की प्लेट उठाए अपने ध्यान से चल रही थी कि अचानक उसका पाँव लड़खड़ाया। इससे पहले कि वो गिरती किसी ने उसे थाम लिया। हीर ने आंखें खोलकर उस गिरने से बचाने वाले मसीहा को देखा। आप? हीर एकदम बोली। जी मैं, पर मुझे देखकर तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? क्या मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा? वजाहत ने जाज़बियत से पूछा। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शादी पर आया हूँ। वजाहत अपने बालों पर हाथ फेरता हुआ बोला। लेकिन आपको यहाँ बुलाया किसने? मेरी साली की शादी है तो उसी ने बुलाया है। अब तुमने बुलाना ज़रूरी नहीं समझा मुझे? मतलब हुमा ने? हीर हैरान सी होली। जी हुमा ने, वजाहत मज़े से बोला। बहुत खूबसूरत लग रही हो। वजाहत हीर के चेहरे से बालों की रीट हटाते हुए बोला। वजाहत की बात पर हीर सर झुका गई। आहा, मैं तो समझा था कि तुम बस लड़ना जानती हो। मुझे क्या पता था कि तुम इतना प्यारा ब्लश भी करती हो। वजाहत हीर को तंग कर रहा था। वो मुझे हुमा बुला रही होगी। हीर ने वहाँ से खिसकने में ही आफियत समझी थी। निकाह बखैर खूबी अंजाम पा चुका था। अब दूसरी रस्में शुरू हो चुकी थीं। दूध पिलाई की रस्म अरूज और हीर दोनों ने मिलकर करनी थी। मैं तो दूध पीता ही नहीं, वो भी इतना महंगा दूध। नो। जैसे ही अरूज ने दूध का गिलास अहमद की तरफ बढ़ाया, अहमद ने दूध पकड़ने से साफ इनकार कर दिया। ओ अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ रस्म है कि जब तक दूध पिलाई की रस्म ना हो तब तक दुल्हन को बाहर लेके नहीं आते। हीर एक अदा से बोली। ओए अहमद, पी ले दूध। आज तो यहाँ खामोश लोग भी बोलने लगे हैं। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि इज़्ज़त से दूध पी लो, कहीं ऐसा ना हो अपनी दुल्हन से ही हाथ ना धोने पड़ जाए। अब्दुल बासित हीर की बात सुनकर बोला। वैसे मुझे दूध बहुत पसंद है, वो भी जब इतनी खूबसूरत लड़कियाँ दूध लेकर आए। शहरी शरारत से बोला। खूबसूरत लड़कियों के हाथ से दूध पीने के लिए आपका अपना भी खूबसूरत होना ज़रूरी है। अरूज बरजस्ता बोली। अरूज की बात पर शहरी खिसिया कर रह गया। चल होगी तेरी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब्दुल बासित शहरी के कंधे पर हाथ रख कर बोला। चलें फिर, मेरे बारे में क्या ख्याल है? वजाहत शहरी के साथ खड़े होते हुए बोला। मैं तो पी सकता हूँ दूध। अरूज वजाहत को देखकर खामोश होगी। मेरे ख्याल में आपने सुना नहीं, खूबसूरत लड़कियों के हाथ से दूध पीने के लिए खूबसूरत होना ज़रूरी है। अब की बार हीर बोली। एक मिनट, अगर आप इस वक्त आप खुद को खूबसूरत समझ रहे हैं तो यकीन माने ये आपकी खुशफहमी के सिवा कुछ भी नहीं। हीर हिसाब बराबर करते बोली। अहमद यार, मेरा ख्याल है दूध पी लेने में ही तेरी भलाई है। अब्दुल बासित बोल पड़ा। अब्दुल बासित की बात सुनकर अहमद ने दूध का गिलास पकड़ लिया। चलें अब निकालें 1 लाख रुपया। अरूज अहमद को दूध पीता देखकर बोली। व्हाट, ये एक गिलास 1 लाख रुपये का? अहमद हैरानगी से बोला। अरे नहीं, सिर्फ गिलास नहीं, इसमें मौजूद दूध भी। हीर बरजस्सा बोली। पर कुछ तो रियायत की जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुल्हन यहाँ आए तो जल्दी जल्दी निकालें पैसे। यार मैं भी तुम लोगों का दोस्त हूँ, अहमद बेचारगी से बोला। सिर्फ यूनिवर्सिटी में? अरूज ने दूबदू जवाब दिया। अहमद ने बिलाखिर 1 लाख अरूज और हीर को थमा दिया। ये हुई ना बात? अरूज चह कर बोली। नुमाना यार, तू शराब के पीछे भाग रही है। नुमाना की दोस्त नुमाना को समझा रही थी। वजह सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, समझी तुम? नुमाना गुस्से से बोली। देखो नुमाना, तुम्हारी चाह उस बुलबुले की मानद है जिसको छूने की चाह में
ہاتھ تو بھیگ سکتے ہیں لیکن ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وہ لڑکا جو اس دن ملا تھا تجھ سے، اس میں کیا کمی ہے؟ محبت کرتا ہے وہ تم سے؟ نمانہ کی دوست عبدالباسط کی بات کرتے ہوئے بولی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو تم، وہ کام کا آدمی ہے، نمانہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ہیر کل واپس آ گئی تھی، اب ولیمے کے لیے جانا تھا۔ ہیر تیار ہو رہی تھی کہ وہاں نمانہ چلی آئی۔ ہیر کہاں جا رہی ہو؟ وہ آپی میری دوست کی شادی ہے تو وہاں جا رہی ہوں۔ میں بھی چلوں تمہارے ساتھ؟ نمانہ نے پوچھا۔ جی آپی ضرور۔ ہیر اس کایا پلٹ پر حیران تھی۔ اوکے میں ابھی تیار ہو کر آئی۔ ہیر تیار کھڑی تھی کہ وجاہت وہاں آ گیا۔ چلنا نہیں ہے؟ وجاہت نے پوچھا۔ جانا ہے تو پھر چلو، وجاہت نے گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ آپی آ جائیں۔ کون سی آپی؟ وجاہت نے مڑتے ہوئے سوال کیا۔ نمانہ آپی۔ وٹ؟ وہ ادھر کیا لینے جائیں گی؟ وجاہت نے حیران ہو کر پوچھا۔ پتہ نہیں، پر جانے کو کہہ رہی تھی تو میں منع نہیں کر سکتی۔ اچھا، ویسے میں تو تمہارے سامنے پہلے ہی چاروں شانوں چت ہو چکا ہوں، پھر اتنا تیار ہو کر مجھ معصوم پر ظلم کیوں کرتی ہو؟ وجاہت شوق سا بولا۔ جی ہاں جی، وہ آپی آ گئی۔ ہیر نمانہ کو دیکھ کر بولی۔ نمانہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھی کہ وجاہت نے ہیر کا ہاتھ پکڑ کر ہیر کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا۔ وجاہت کی اس حرکت پر نمانہ تلملا کر رہ گئی، جبکہ ہیر پریشان سی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ، آج کے دن وجاہت کے ساتھ، اس کے بعد یہاں میں ہی بیٹھوں گی، نمانہ نخوت سے بولی تھی۔ ہجر کے موسم میں یہ بارش کا برسنا کیسا، ایک صحرا سے سمندر کا گزرنا کیسا، اے میرے دل نہ پریشان ہو، تنہا ہو کر وہ تیرے ساتھ چلا کب تھا، بچھڑنا کیسا، دیکھنے میں تو کوئی درد نہیں، دکھ بھی نہیں، پھر یہ آنکھوں میں یوں اشکوں کا ابھرنا کیسا، بے وفا کہنے کی جرت بھی نہ کرنا اس کو، اس نے اقرار کیا کب تھا، مکرنا کیسا۔ ہما پنک کلر کی ساڑی میں لائٹ میک اپ کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ ہیر ہما کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، پر تم اتنی لیٹ کیوں آئی؟ ہما ناراضگی سے بولی۔ سوری یار، ان سے ملو، یہ میری آپی ہے۔ ہیر نمانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ہائے، ہما مسکرائی تھی۔ ہائے کیسی ہو؟ نمانہ بیزاری سے بولی۔ ٹھیک، جبکہ ہما خوش دلی سے بولی تھی۔ یہ عروج کدھر ہے؟ ہیر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ پتہ نہیں، یہیں کہیں ہوگی، شیری کے ساتھ ہما مسکرا کر بولی۔ اوکے میں دیکھتی ہوں اس کو۔ ہیر یہ کہتے ہوئے اسٹیج سے اتر گئی۔ آپ یہاں؟ عبدالباسط نمانہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جی کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتی؟ نمانہ مسکرا کر بولی، جبکہ عبدالباسط پریشان سا نمانہ کی مسکراہٹ سمجھنے لگا۔ کل تک تو وہ اس کو کھانے کو دوڑتی تھی اور آج مسکرایا جا رہا تھا۔ رب خیر کرے، کیا ہوا، کہاں کھو گئی؟ آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر تو کوئی بھی کھو سکتا ہے، پھر میں کیا چیز ہوں؟ عبدالباسط مسکرا کر بولا۔ لوفر، نمانہ نے دل میں سوچا لیکن بظاہر مسکرا دی۔ بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے، نمانہ ایک ادا سے بولی۔ خود سے بھی زیادہ، پر محبت تو امتحان مانگتی ہے، ہر امتحان کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر میرا ایک کام کرنا ہوگا، آپ حکم کریں۔ عبدالباسط جاذبے سے بولا۔ سوچ لو۔ اب کیا سوچنا؟ عبدالباسط برجستہ بولا۔ ٹھیک ہے، تمہیں ہیر اور وجاہت کو علیحدہ کروانا ہوگا، جس دن وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوگی اس دن یہ نمانہ تمہاری۔ لیکن کچھ نہیں، مجھے پانے کے لیے یہی شرط ہے، سوچ لو۔ ٹھیک ہے، منظور ہے مجھے، پر اس کے لیے مجھے کرنا کیا ہوگا؟ عبدالباسط کچھ سوچ کر بولا۔ عبدالباسط کی بات سن کر نمانہ عبدالباسط کو اپنا آج کا پلان سمجھانے لگی۔ اوکے ایسا ہی ہوگا، نمانہ مسکرا دی۔ ہمارے بھی دن آئیں گے، شیری عروج کو دیکھ کر بولا۔ ہاں، جب ڈاکٹر کہیں گے ان کو گھر لے جائیں، ان کا وقت آ گیا ہے، عروج نے منہ بگاڑ کر جواب دیا۔ عروج کی بات پر سب نے کہے لگائے، جبکہ شیری دل محسوس کے رہ گیا۔ ویسے یار، یہ لڑکیاں 2 دن سے میک اپ کر کے ہمیں لفٹ نہیں کروا رہی، بس کل ہی کا دن ہے، پھر دیکھنا اپنی اصلی حلیے میں واپس آ جائیں گی۔ شیری جل کر بولا۔ جس مرضی حلیے میں رہیں، تم لوگوں کے لیے نو لفٹ کا بورڈ ہے۔ عروج نے بھی حساب برابر کیا۔ بادشاہ تھے ہم اپنے مزاج مستی کے، عشق نے تیرے دیدار کا فقیر بنا دیا۔ ہیر جاؤ اوپر برائڈل روم سے پھول لے آؤ۔ پر آپی وہاں کس نے رکھے ہیں؟ ہیر نے سوال کیا۔ وہ میں ہی غلطی سے رکھ گئی تھی۔ اوکے آپی، میں لے کے آتی ہوں۔ نمانہ نے باسط کو برائڈل روم جانے کا میسج کیا۔ ہیر جیسے ہی پھول لے کر واپس مڑی۔ عبدالباسط آپ؟ ہیر عبدالباسط کو برائڈل روم میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ جی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ ہیر حیران ہوئی۔ بہت یقین ہے نا تمہیں اپنی ہیر پر، آؤ میں تمہیں اس کی اصلیت دکھاؤں۔ 10 جگہ افیئر چلا رہی ہے، نمانہ وجاہت کے سامنے آتے ہوئے نخوت سے بولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اور مجھے ہیر پر یقین ہے، میرے راستے سے ہٹو، ابھی دیکھتے ہیں کتنا یقین ہے، نمانہ وجاہت کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی اور اسے برائڈل روم کی طرف لے گئی۔ عبدالباسط نے جب باہر سے شور کی آواز سنی تو جلدی سے ہیر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہیر دراصل بات یہ ہے، یہ دیکھو ہیر کی اصلیت، نمانہ دروازہ کھول کر بولی، جبکہ ہیر وجاہت کو یوں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وجاہت ایسی کوئی بات نہیں، ہیر آگے بڑھ کر بولی۔ بس زیادہ نیک پروین نہ بنو، تمہاری سچائی سامنے آ گئی ہے، اب نمانہ نخوت سے بولی تھی۔ وجاہت کچھ دیر تو سب دیکھتا رہا۔ یار چیز کیا ہو تم، اتنی گھٹیا حرکتیں کرتے ہوئے شرم نہ آئی تمہیں؟ وجاہت گھبرایا۔ نمانہ نے فاتحانہ نظروں سے ہیر کو دیکھا۔ نمانہ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا مجھ سے اور ہیر سے دور رہنا،
पर प्यार की ज़ुबान तो शायद तुम्हें समझ नहीं आती। वजाहत हीर के कंधे पर बाजू फैलाता हुआ बोला, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी इस सो कॉल्ड घटिया हरकत को मैं समझ नहीं पाऊंगा? अरे बीबी, बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? मैं हीर से मोहब्बत नहीं इश्क करता हूँ। तो जैसे इश्क में शिर्क की गुंजाइश नहीं होती, वैसे में इश्क में शक की गुंजाइश भी नहीं। और तुम्हारी इन हरकतों से हमारा तो कुछ नहीं जाने वाला, इनफैक्ट हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। लेकिन तुम इंसानियत के मेयार से भी नीचे गिर जाओगी। औरत का मेयार इसलिए नहीं बोला क्योंकि तुम जैसी औरतें औरत का मेयार कहाँ जानती हैं। वजाहत नखवत से बोला, थैंक यू यार। वजाहत अब्दुल बासित से गले मिलकर बोला, तुम जैसे दोस्त किस्मत वालों को मिलते हैं और यकीन जानो हीर बहुत खुशकिस्मत है कि उसे तुम जैसा दोस्त मिला। वजाहत मुस्कुरा कर बोला। हीर और नुमाना हमनको की तरह वजाहत की बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। जब अब्दुल बासित को तुमने ये सब करने को कहा, उसने सब लफ्ज़ बलफ्ज़ आकर मुझे बताया, तो ये सब ड्रामा रचाने को उसे मैंने ही कहा था, क्योंकि मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था कि तुम्हारा हुस्न बकौल तुम्हारे किसी काम का नहीं। इससे ना तो तुम मेरी मोहब्बत पर वार कर पाई और ना ही बासित की दोस्ती पर, उल्टा खुद ही जलील हुई हो। वजाहत गुस्से से बोला और हीर का हाथ पकड़कर वहाँ से निकलता चला गया। आई एम सॉरी नुमाना, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मैं अपनी दोस्त की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तुम जानती हो जिस वक्त कोई रिश्ता साथ न दे, उस वक्त एक वाहिद रिश्ता दोस्त का ही होता है जो साथ देता है, और मैं अपनी दोस्ती को दागदार नहीं कर सकता। मैं मोहब्बत में सर झुकाने का कायल नहीं हूँ, बल्कि इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त का कायल हूँ। अगर हीर मुझे इज़्ज़त दे रही थी तो मैं उसकी इज़्ज़त कैसे तार तार कर सकता था? आज अगर मैं तुम्हारा साथ दे देता तो दोस्ती का रिश्ता बदनाम हो जाता, जो मैं हरगिज़ नहीं चाहता, क्योंकि मेरे करीब दोस्ती ही सब रिश्तों से पाक है। अब्दुल बासित ये कहकर बाहर चला गया, जबकि नुमाना नीचे बैठती चली गई। शराब के पीछे भागने का अंजाम यही था। उसने किस्मत पर यकीन न किया और खुद किस्मत बनानी चाहिए, वो भी किसी और की चीज़ छीन कर। लेकिन वो शायद ये भूल चुकी थी कि खुदा की लाठी बेआवाज़ है और शायद अब आगही का वक्त आ चुका था। सब एक दूसरे को तंग करने में और एक दूसरे की टांग खींचने में मसरूफ़ थे। हर तरफ कहकहे गूंज रहे थे। मुकम्मल मंजर था। हर कोई खुश था, बेफिक्री से कहकहे लगा रहा था। लेकिन कहीं एहतसाब का वक्त आया था। दूसरों से खुशियाँ छीनने वालों ने आज रब ने खुशियाँ छीन ली थी। ऐसे लोगों को ना तो मोहब्बत रास आती है न रिश्ते, और फिर चीज़ की ना कदरी की जाए रब वो छीन लेता है। यूं नुमाना से भी छीन लिया गया उसके रिश्ते, उसकी मोहब्बत, और अब उसके हाथ में सिवाय पछतावों के कुछ भी तो नहीं बचा था। थैंक यू वजाहत। हीर अपने हंसते खेलते दोस्तों की तरफ देखकर वजाहत से मुखातिब हुई, किस लिए? मुझ पर यकीन करने के लिए। नहीं ही, ये तो मेरी मोहब्बत का इम्तहान था। मुझे तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, मैं तो इस इम्तहान में कामयाब हो गया, वरना बहुत से लोग तो डगमगा जाते हैं। वजाहत मुस्कुराकर बोला। हीर ने मुस्कुराकर अपना सर वजाहत के कंधे पर रख दिया। हीर के यूं सर रखने पर वजाहत होले से गुनगुनाया, मुकम्मल 2 ही दानों पर तस्बीह ये मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना ये डोरी टूट जाती है। मुतय्यन वक्त होता है मोहब्बत की नमाज़ों का, अदा जिनकी निकल जाए कज़ा भी छूट जाती है। मोहब्बत की नमाज़ों में अमामत एक को सौंपे, इसे तकने उसे तकने से नीयत टूट जाती है। मोहब्बत दिल का सजता है, जो है तौहीद पर कायम, नज़र के शिरक वालों से मोहब्बत टूट जाती है। वजाहत के यूँ गज़ल पढ़ने पर मुस्करा दी और रब का इतनी खूबसूरत ज़िंदगी देने पर शुक्र अदा करने लगी। सुनो, वजाहत धीरे से बोला, अब तो मेरे इश्क से वहशत नहीं होती तुम्हें? वजाहत हीर के अल्फाज याद करता हुआ बोला, नहीं, अब इस वहशत से मोहब्बत होने लगी है। हीर ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और दोनों हाथ पकड़कर आगे भर गई, क्योंकि वो जानते थे कि बदगुमानी के साए छट चुके हैं और एक खूबसूरत सी ज़िंदगी उनकी मुंतज़िर है। और इसके साथ ही ये नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।